मोदी जो हैं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मिले हैं। व्लादिमीर पुतिन के साथ जब उनकी मुलाकात हुई तो जैसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्होंने बहुत गर्मजोशी से गले लगाया और दोनों जो नेता थे वो इस तरह से मिले जैसे बचपन के बिछड़े भाई हैं। और बीते 3 महीनों में ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूसरी रूस यात्रा है और इसीलिए भारत और रूस के संबंध जो हैं जिस तरह से आगे बढ़ रहे हैं उसको देखा जा सकता है, समझा जा सकता है। उसको आप अगर आप जो केमिस्ट्री है दोनों नेताओं की अगर आप उसको देखें तब भी उससे समझ में आता है। और सिर्फ केमिस्ट्री नहीं बल्कि जब दोनों नेता मिल रहे थे, दोनों देशों के नेता मिल रहे थे, बातचीत चल रही थी, तो फिर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक जगह ये कहा कि हमारे रिश्ते इतने अच्छे हैं और ऐसे मजबूत रिश्ते हैं कि अनुवादक की शायद ज़रूरत नहीं है। और ये कहकर व्लादिमीर पुतिन हंस पड़े और साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हंसे और ये दोनों देशों के जो संबंध है वो ये दिखाता है। लेकिन इन संबंधों की जो केमिस्ट्री है उससे आगे की बात है। अब जाहिर सी बात है भारत और रूस के जो आपसी संबंध है वो तो है ही, वो तो इम्पोर्टेंट है ही। लेकिन ईरान के प्रधानमंत्री से भी जो है मिले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो ये जो शिखर सम्मेलन से इतर जो साइडलाइंस पे जो बैठकें हो रही हैं वो अपने आप में इम्पॉर्टेंट हैं, लेकिन बड़ी बात जो मैंने कहा कि इस बार का जो सम्मेलन है वो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि अब ब्रिक्स एक विस्तारित जो है एक बहुपक्षीय मंच हो चुका है। इस विस्तारित बहुपक्षीय मंच में भारत अपनी भूमिका कैसे निभाएगा वो भी ये देखते हुए कि इस वक्त दुनिया कई तरह की चुनौतियों से गुजर रही है। हम अब तक जिन चुनौतियों को सुनते थे उसमें क्लाइमेट चेंज जैसी चुनौतियां होती थी, उसमें तमाम देश जो हैं किस तरह से क्लाइमेट चेंज को लेकर इसका सामना करें ऐसी बातें होती थी। और इसके अलावा जो आर्थिक मुद्दे हैं उनकी बातें होती, बहुपक्षीय मंचों में कैसे सुधारवादी अप्रोच हो उसको लेकर बात होती थी। लेकिन अब जो है चुनौतियाँ कुछ अलग भी हो चुकी हैं। इस वक्त हम जानते हैं कि दुनिया के कई हिस्सों में जो इस वक्त युद्ध चल रहा है और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब वहाँ पहुँचे हैं तो उन्होंने सबसे पहला जो एक संदेश दिया वो कहा है कि शांति से ही सब कुछ हो सकता है, बातचीत से हो सकता है, युद्ध किसी समस्या का समाधान नहीं है। भारत लगातार जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार वैश्विक मंचों पर और दुनिया भर में जहां भी वो जाते हैं वहाँ ये संदेश देने की कोशिश करते हैं कि जो है युद्ध कोई सॉल्यूशन नहीं है, सॉल्यूशन तो आपको बैठकर करना पड़ेगा। और भारत इस दिशा में जो है वॉक द टॉक करता हुआ दिखाई दे रहा है क्योंकि आप देखिए चीन के साथ हमारे संबंध कैसे थे और चीन के साथ लगातार तनातनी बनी हुई थी, लेकिन बीते 2 दिन से जो चीन के मोर्चे से खबरें आ रही हैं वो थोड़ा संतुष्ट करने वाली हैं। चीन के साथ भी ये बातचीत हुई है कि कैसे जो है इन चीज़ों को जो है आयरन आउट किया जाए। और चीन के जो राष्ट्रपति हैं वो भी वहाँ पर हैं, शी जिनपिंग, उनके साथ भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऐसा आकलन किया जा रहा है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि बहुत संभव है कि उनके साथ भी कोई वहाँ पर बैठक हो या उनके साथ बातचीत हो सकती है। इस तमाम चीज़ें हैं, अगले 2 घंटे में हम इसको समझने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। आप लगातार बने रहिएगा, मेरे साथ मेरे मेहमान भी जुड़ेंगे और वो मेहमान इस पूरे आज का जो कार्यक्रम है और प्रधानमंत्री का जो दौरा है उसको विस्तार से समझने में हमारी मदद करेंगे। और इससे पहले चलिए शुरुआत करेंगे तो एक रिपोर्ट पर नज़र डाल लेते हैं। जैसा मैंने कहा रूस का कजान शहर इस साल 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन जो है उसकी मेज़बानी हो रही है और सब कुछ तैयारी है। कुछ ही देर में ये कार्यक्रम शुरू होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार से शुरू हो रहे यानी कि इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए कजान में हैं। इस बीच रूसी राष्ट्रपति के साथ कजान में प्रधानमंत्री मोदी ने द्विपक्षीय मुलाकात की है। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने रूस यूक्रेन संघर्ष को लेकर दोहराया कि संघर्ष के बजाय समाधान तलाशना जरूरी है। ये रिपोर्ट आपको दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले कजान में MEA की विदेश मंत्रालय की जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जरा सुनते हैं क्या कह रहे हैं। On the occasion of his visit to Kazan for the 16th BRICS summit. The Prime Minister arrived in Kazan earlier this morning, and at the airport he was very warmly welcomed by the Rais, or the head of the Republic of Tatarstan, His Excellency Rustam Minikhanov, and the Mayor of Kazan. And was accorded a guard of honor. He was also given a traditional Tatar welcome, where he was presented bread and a Tatar dessert chak-chak by the local people. India has old historical links with Kazan, a city which lay on an ancient trade route.
On his arrival at the hotel, the Prime Minister was greeted by members of the Indian community in Kazan. We also had members of the local ISKCON branch singing Sanskrit chants to welcome him, and a group of Russian artists performed Kathak and Garba dances on the occasion. Thereafter, Prime Minister witnessed a photo exhibition on Mahatma Gandhi that highlighted the Mahatma's engagement with Leo Tolstoy. And this is particularly significant as it was in Kazan that Leo Tolstoy studied for several years. The Prime Minister's first formal engagement of the day was a bilateral meeting with President Vladimir Putin, the host of the 16th BRICS Summit. The meeting took place in the Governor's Palace, and the two leaders discussed the progress made in bilateral relations since the 22nd annual summit between them, which was held in July this year in Moscow. This happens to be the Prime Minister's 7th visit to Russia over the last 10 years and his second visit to Russia this year. The two leaders had an extensive agenda to go over the whole range of bilateral issues, including trade, economic, energy, defense, connectivity, education, and people-to-people ties were discussed between the two of them. Regional and global issues of mutual concern also came up for discussion. The two leaders also exchanged views on several matters concerning BRICS, and President Putin expressed his appreciation for India's constructive attitude and contributions in concluding the documents related to the Kazan BRICS Summit. The leaders also shared perspectives on the ongoing conflict in Ukraine. Prime Minister reiterated that dialogue and diplomacy was the way forward to achieve resolution of the conflict. He briefed President Putin about his engagements with the Ukrainian leadership and noted that India stood ready to contribute in bringing peace to the region. An important issue that came up was the issue of early discharge of the remaining Indian nationals in the Russian army. This figured from both sides in the discussion, and with the support of the Russian side, a number of Indian nationals have in recent months been able to return to India. We understand that currently the embassy is pursuing around 20 cases with the Russian side, and we very much hope that all of these individuals can be released at an early date and be repatriated to India very soon. The two sides also expressed satisfaction at the ongoing defense cooperation and agreed to hold the next meeting of the India-Russia Intergovernmental Cooperation Group on Defense Cooperation in Moscow at an early date. On energy cooperation, in which there is engagement between India and Russia on building nuclear power plants in India, it was agreed that the Department of Atomic Energy and the Russian agency Rosatom would continue to remain in touch to adhere to the mutually agreed schedule for the installation of the remaining units, that is units 3 to 6 of the Kudankulam nuclear power project. Economic cooperation figured quite prominently in the talks, and the two sides discussed the possibility of further cooperation in the financial sector, sustaining supply chains for the steady
and regular sourcing of fertilizers and coal from Russia was also discussed, and President Putin promised assistance in this regard as well. As agreed by the two leaders at their 22nd annual summit earlier this year, India will host the 25th session of the India-Russia Intergovernmental Commission on Trade, Technical, Economic and Cultural Cooperation in New Delhi on the 12th of November 2024, for which the Russian delegation will be led by Deputy Prime Minister Denis Manturov. As I had pointed out just a couple of days ago as well, India is at this time working with the Russian side to open a new consulate right here in Kazan in the not too distant future. Another new consulate that was announced some time back will be opened in Ekaterinburg. The Prime Minister's next engagement, which got over a short while ago, was a meeting with the newly elected President of the Islamic Republic of Iran, His Excellency Dr. Masoud Pezeshkian. Prime Minister and President Pezeshkian had a fruitful discussion. This was their first meeting since President Pezeshkian's election as the 9th President of the Islamic Republic of Iran. Prime Minister congratulated him on his recent victory and reaffirmed India's commitment to deepening the age-old bilateral ties with Iran. In fact, both leaders emphasized repeatedly the shared historical and civilizational ties that underpin their bilateral relations and discussed ways to further strengthen cooperation in various fields of bilateral ties. The discussion focused on key areas of cooperation, particularly the Chabahar port and the international north-south transport corridor, which are crucial for enhancing regional connectivity and economic partnerships. In fact, seamless connectivity in the region was a theme of this meeting. In this context, the recent signing of the long-term main contract for the development of the Chabahar port in Iran further strengthens the commitments of both countries toward collaboration in these sectors, which is, in a sense, also significant for the reconstruction and development of Afghanistan and for enhancing trade, economic, and people-to-people linkages with the countries of Central Asia. Both leaders also discussed the situation in West Asia. Prime Minister expressed his deep concern over the escalating conflict and reiterated India's call for the protection of civilians, the prevention of harm to civilians. He emphasized the need for dialogue and diplomacy to de-escalate tensions. President Pezeshkian also emphasized on the need for peace and harmony in the region and the role that India could play in de-escalating the conflict, given its good relations with all the parties involved. As I said, Afghanistan was another key topic of discussion between the leaders. Both of them underscored the importance of maintaining peace and stability in the region, along with continuing humanitarian assistance to the people of Afghanistan. President Pezeshkian acknowledged in particular the role that India played in Iran's accession to both the SCO and BRICS, and both the leaders agreed to continue their cooperation within various multilateral platforms, including BRICS and SCO. These are the developments for the day today. The Prime Minister is going to leave in a short while
for the exclusive leaders dinner being hosted for BRICS leaders by President Putin. And we'll brief you on tomorrow's developments as the BRICS summit opens at a time that will be notified later. Let me stop there. Thank you. Siddhant. Hi, sir. Siddhant from WION. Sir, any possibility of a bilateral between the Indian Prime Minister and the Chinese President, given that there is a certain level of thaw with the agreement on petroling? And essentially, my second question, what will be India's focus at the BRICS summit this year in terms of the expansion, in terms of alternate payments mechanism? Sahil. Sir, I'm Sahil from ANI. Sir, just a quick clarification regarding what you said about petroling yesterday as a part of the agreement reached, and what will be it entailed under new agreement, and what are the implications for the agreement on disengagement reached previously? Ranjan. Ranjan Sharma, RT. My question is about the bilateral between the Indian Prime Minister and the Russian President. Was Ukraine discussed at all as a follow-up of Prime Minister's last visit, as it suggested that India sought to be a peacemaker? Any developments there? Vishal. सर, मैं विशाल पांडे हूं एबीपी न्यूज से। मेरा सवाल ये है कि क्या 2020 से पहले की जो स्थिति एलएसी पर थी उसी पर लौटने की सहमति बन चुकी है, और क्या कल भारत के प्रधानमंत्री और चीन के राष्ट्रपति के बीच द्विपक्षीय मुलाकात होगी? We'll come back to the question. Okay. Let me take. Siddhant, yes, I can. Sorry. Yeah, I can confirm that there will be a bilateral meeting held between Prime Minister Modi and President Xi Jinping tomorrow, 23rd of October, on the sidelines of the BRICS summit. The exact time and other logistics are being worked out, but the meeting will take place tomorrow. Let me address Runjun's question about the subject of Ukraine in the meeting between Prime Minister and President Putin. As I said, there was a considerable amount of discussion on this subject. The Prime Minister reiterated his views and his understanding that war and conflict would not solve or yield any solutions. The battlefield would not yield any solutions. There was a need for direct engagement between the parties most directly involved in the conflict, but also that India stood ready to aid and assist in any manner possible. It is in this context that starting from the Prime Minister's visit to Moscow in July this year, subsequently going on to his visit to Kyiv in August this year, his engagement with the leadership of both countries, as well as other regional powers and other countries that are interested in it, the involvement of the National Security Advisor, who briefed the President of Russia during his visit to St. Petersburg. All of these are, and most recently, I may have mentioned the Prime Minister's meeting with President Zelensky on the sidelines of the UNGA in New York. All of these signify India's attempt to continue to remain in touch with key actors, key interlocutors, and gauge the possibility of finding a peaceful path to end the conflict, and also perhaps look for alternative approaches that may not currently be on the table or may not be currently under examination by the two parties. I think we will continue to stay in touch with all parties, given that we are amongst the few interlocutors that have the comfort and the ability to speak
on all sides or speak with actors on all sides of the conflict. And as I may have said earlier, the President Putin appreciated the role that India was playing and promised to stay in close touch with Prime Minister in connection with India's efforts. Sahil and Vishal, I think your questions essentially relate to the same point with regard to the clarification that you sought insofar as what patrolling will entail under the agreement that was reached yesterday. Well, what it will entail is that in the pending areas under discussion, patrolling and indeed grazing activities, wherever applicable, will revert to the situation as it obtained in 2020. Incidentally, I should say that this is also what the External Affairs Minister was talking about yesterday when he was speaking at the NDTV World Summit, I think. And as to the other part of your question, what the as far as the disengagement agreements reached previously are concerned, those agreements were not reopened in these discussions. The agreement that was reached yesterday, very early yesterday morning, was focused on issues that had remained outstanding in the last couple of years. So that is what I would say at this point in time. विशाल, ये आपके सवाल का, आपके प्रश्न का भी उत्तर इसमें है. जैसे मैंने कहा कि जो आपने सवाल पूछा था कि पेट्रोलिंग पे जो समझौता कल हुआ है उसके माने क्या है, तो उसके माने ये हैं कि जो कुछ सवाल रह गए थे जिनके बारे में पिछले 2 साल से बातचीत चल रही थी, तो वहाँ पे पेट्रोलिंग और ग्रेजिंग जहाँ पे भी वो लागू हो, तो वो वाली जो स्थिति है वो 2020 की स्थिति वहाँ पे बहाल हो जाएगी. और मैं ये भी कह रहा था कि कल जब विदेश मंत्री एनडीटीवी वर्ल्ड समिट के मौके पे बोल रहे थे तो उनका तात्पर्य भी इसी से था. और जो मेरे ख्याल से साहिल का प्रश्न था ये भी कि जो पहले अग्रीमेंट्स हुई हैं उस पे क्या असर पड़ेगा कल की अग्रीमेंट का, तो जो पहले की अग्रीमेंट्स है उसके बारे में इन जो अभी चर्चा समाप्त हुई है उसमें पहले की अग्रीमेंट्स को फिर से हमने खोला नहीं. ये चर्चा जो थी ये पेंडिंग अग्रीमेंट्स पे जो आउटस्टैंडिंग इश्यूज थे उनको लेके थी. Manish Chand, India Rights Network. Foreign Secretary, this will be the first structured meeting, probably, the first structured meeting between Prime Minister Modi and Xi Jinping since the Galwan clashes, yeah? Now, will it lead to, I mean, what is the assumption on which you are going ahead? Will it lead to a revival of the dialogue process? Because there were, as far as I remember, there are more than 20 theme-specific and sector-specific dialogue before the relations were disrupted. That's number one. Number two, on meeting between Prime Minister Modi and President Putin, I believe expansion of the grouping was discussed. What is your view on the candidacies of, say, for example, Turkey and Pakistan, and the broad big picture, how we are approaching, because there are a lot of competing narratives about the expansion. Thank you. सर नमस्कार, मेरा नाम आरेंद्र है, मैं दूरदर्शन न्यूज़ से हूं और मेरा 2 सवाल है सर. पहला ये कि जो चीन के साथ में पेट्रोलिंग की पुरानी व्यवस्था को लागू करने पर सहमति बनी है, क्या उसको लेकर कोई समय सीमा भी है कि उसको कब तक लागू किया जाएगा? मेरा दूसरा सवाल इस बात को लेकर है कि ईरान के राष्ट्रपति के साथ जो मुलाकात हुई है प्रधानमंत्री मोदी की, वेस्ट एशिया में जो संघर्ष जो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है उसमें शांति स्थापना को लेकर किस प्रकार के बिंदुओं पर बात हुई और भारत के इन शांति के प्रयासों में किसी प्रकार के रोल को लेकर अगर कोई बात हुई, थोड़ा उस पर विस्तार चाहेंगे. थैंक यू सर.
Sir, Dhairya Maheshwari from Sputnik India. Sir, with regards to the meeting with the Iranian president, would it be possible to know if there was a discussion on linking the Chabahar port to the INSTC? And what are the challenges we are facing, in doing so? And sir, on the meeting with President Putin, sir, was there any word on the revival of the RIC format? I mean, from the Russian side, sir. Thank you. Thank you very much. Valentina Schwartzman, RBC. Could you please comment on the Bloomberg report saying that India opposes a new expansion of BRICS, fearing that it might become sort of an anti-US body? And also, additionally, could you please say whether there has been any progress on the issue of the accumulation of rupees in India's banks as the result of proceeds from the deals with Russia? Has this issue been resolved in any way? And how much of these rupees still remain in Indian banks? Thank you. Thank you. I think I missed answering one of Siddhant's questions from the earlier lot about the focus in the BRICS summit. So yes, as you said, I think one of the focus areas is, I wouldn't say the expansion of BRICS, but what we are discussing right now, which is the modalities and guidelines for implementing a partner country model with BRICS. So that is one of the focus areas for this summit. Beyond that, of course, I would imagine that there will be a lot of discussions between the leaders on the key themes and the key vectors within BRICS on political and strategic issues, on economic, trade and financial issues, and on people-to-people and cultural relations. I don't want to preempt and prejudge what will be the actual outcomes of the summit tomorrow. And my colleague, Secretary Economic Relations, will be here at some point tomorrow to brief you on BRICS in detail. And that will include the developments with regard to alternative payment mechanisms, etc., which are all being discussed in the BRICS task force on payments, which has 3 or 4 different streams working within it. Manish, you asked about what will the meeting between Prime Minister and President lead to. I think I can only ask you at this moment to be patient. I will not be able to preempt or preview the outcome of the meeting, but we should hopefully have some details to offer tomorrow. With regard to discussions between Prime Minister and President Putin on some of the issues that are being discussed in BRICS on membership, as I said, there is a partner country model that is under discussion. The guidelines, modalities, and the parameters of this model are under discussion. As I am given to understand, this is something that is still a work in progress at this point in time, so I don't want to go beyond my brief and comment on something that is still under discussion. Again, there might be developments later today or tomorrow that it would be more appropriate to speak about these at that point. Haren, your question on आपने पूछा था कि इसमें कोई टाइम लिमिट है क्या जो समझौता हुआ है. समझौते के कई पहलू हैं जो एक तो डिप्लोमेटिक लेवल पे जो बातचीत हुई है, मिलिट्री लेवल पे बातचीत हुई है, इन सभी चीज़ों को समझौते में रखा गया है और आने वाले दिनों में आपको इसके बारे में और डिटेल्स मिल सकती हैं, लेकिन अभी मैं इससे ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगा. जहाँ तक ईरान के साथ जो प्रधानमंत्री जी की राष्ट्रपति पेजेश्कियान से बातचीत हुई है, जी हाँ, शांति वार्ता
या शांति वार्ता की जो आवश्यकता है पश्चिमी एशिया में, उसके बारे में काफ़ी गहरी बातचीत हुई उनसे। ईरान के राष्ट्रपति ने जोर दिया इस बात पे कि वे शांति वार्ता के और शांति के पक्ष में हैं, और प्रधानमंत्री मोदी जी ने उनसे कहा कि भारत हमेशा से शांति चाहता आ रहा है, और चूंकि भारत की इस क्षेत्र में जितने देश हैं, और उन्होंने 6-7 देशों के नाम गिनाए और उनके लीडर्स के साथ जो उनकी बातचीत हुई है उसके बारे में थोड़ा उन्होंने ब्यौरा दिया और बताया कि कैसे वो शांति वार्ता के पक्ष में सभी लीडर्स से बातचीत समय समय पे करते आ रहे हैं, और भारत एक तरह से ये भूमिका कई साल से निभाता आ रहा है और आगे भी निभाएगा। Dhari, your question on linking Chabahar and INSTC, yes, this has been something that has been a subject of discussion for some time. There are certain logistical issues involved in it, but I don't think that as a principle there is any question about the utility and the value that would be derived by linking Chabahar to the INSTC. It is something that we have discussed with a number of interlocutors, but there are certain logistics and infrastructure issues that are involved in this. Having earlier this year signed the main contract on Chabahar between Iran and India, I would imagine that movement towards this objective would be possible in the not too distant future. Your second question on the revival of Russia, India, China trilateral in the meeting with President Putin, no, this did not come up in today's meeting. I think there was a question on, if I got you correctly, that there is an impression that India opposes BRICS expansion. I think that is a completely misplaced and erroneous impression. Last year, when BRICS was expanded, we were very much in the middle of that exercise and very, very closely involved in that exercise. And the very fact that practically every country that entered as a member of BRICS last year has expressed their appreciation to India for the role that we played only goes to testify what our stance with regard to BRICS expansion is. And I might add that it's the same role that we are playing in terms of contributing constructively to the discussions around the BRICS partner country discussion that is going on. About your question on rupees in Indian banks, I don't have the details immediately with me in terms of the quantum, but yes, these balances are there in special Vostro accounts that have been created under RBI regulations, and they are essentially aimed at enabling the trade between India and Russia to proceed in a smooth manner. But I think the details, perhaps when Secretary Economic Relations is here tomorrow, he might be able to give you more details on this. We had a question there. Yeah, please. Foreign Secretary, my name is Pavel Tsukanov. I'm from the Russian TASS news agency. Recently, the BRICS pay mechanism was introduced. In this regard, my question is, 1, can it be considered a viable alternative to the SWIFT interbank messaging system? 2, will India participate in this initiative? And if so, do you believe it could soon facilitate settlements in bilateral trade, such as for energy resources? Thank you. Gaurav? सर नमस्कार, मेरा नाम गौरव सावंत है। आई वर्क फॉर इंडिया टुडे एंड आज तक।
सर, चीन के रुख में ये परिवर्तन आया कैसे आपकी दृष्टि में? और जब पेट्रोलिंग दोबारा रिज्यूम होगी तो फिर बॉर्डर पे ट्रूप्स के क्लैशेस ना हो जाएं, क्या इसका भी कोई मैकेनिज्म है? और डिसएंगेजमेंट तो हो रहा है, क्या डी एस्केलेशन और डी इंडक्शन की भी बात हो रही है? Kadamni, you had a question? No. Sir. So, to your question on, if I got you correctly, spoke about the BRICS payment mechanism having been introduced. I must confess I'm not aware of an alternative payment mechanism having been introduced, as especially insofar as, if I take the second part of your question, especially as an alternative to SWIFT. What I do know is that there are some discussions that are going on within BRICS in terms of local currency settlement of trade. This is something that we have encouraged, and in the discussions between officials on the finance track within BRICS, this is something that has been discussed as a possibility. And to start with, I think this might be something that could happen bilaterally between BRICS partners and could slowly be expanded to the multilateral plane amongst the BRICS countries, thus limited thus far to trade. How it can move to other areas of financial engagement between BRICS countries is something that I understand is still under study. There are a number of research projects that have been commissioned into these areas, because as you will understand, it entails it would entail a number of changes in the financial mechanism and financial infrastructure of the different BRICS countries. So insofar as the local currency settlement of trade-related issues is concerned, yes, that is something that is being discussed and encouraged within BRICS. But beyond that, I think we still have some work to do. Gaurav, आपका जो सवाल है कि ये रुख कैसे बदला, how did these things change? मेरे विचार में ये सवाल इस समय थोड़ा सा प्रीमेच्योर है. अभी जो अरेंजमेंट्स और अभी तक जो समझौता हुआ है उसे पहले हमें ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट करना है. ये एनालिसिस कि ये कैसे हुआ, इसको मेरे विचार में बाद में देख सकते हैं. आपने कहा कि जो आगे फेस ऑफ्स ना हो, क्लैशेस ना हो, उनको कैसे रोका जाए. मेरे विचार में बहुत ही ये एक अहम आपने सवाल, एक अहम मुद्दा उठाया है. और हमारी आशा है और हमारा प्रयत्न रहेगा कि जो अरेंजमेंट्स वर्कआउट हुए हैं, जिन पे समझौता हुआ है, वो ऐसे अरेंजमेंट्स हो जिनसे इस तरह के क्लैशेस रुक सकें जो पीछे हुए हैं कहीं कहीं पे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास. तो इसमें आगे हमें देखना पड़ेगा और लगातार प्रयत्न करना पड़ेगा, लगातार कोशिश करनी पड़ेगी कि जो मैकेनिक्स हो जो अग्रीमेंट के, वो ऐसे रहें कि इस तरह के जो क्लैशेस हैं उनको रोका जा सके. जहाँ तक आपका अंतिम प्रश्न है कि डिसएंगेजमेंट हो गया है या हो रहा है और डी एस्केलेशन और डी इंडक्शन की बात कहाँ आती है, मैं फिर से यही कहूँगा कि अभी हमें पहले डिसएंगेजमेंट पे फोकस करना है और डी एस्केलेशन और डी इंडक्शन की बातें सही समय पे होंगी. Thank you all. With that, we come to the closure of this session. Thank you very much for your presence, and thank you, sir, for taking out time for our friends in the media. Have a good evening. Thank you. तो आप सीधी प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहे थे इस वक्त कजान से, जहां विदेश सचिव जो है वो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे और कई महत्वपूर्ण बातें जो हैं उन्होंने भारत और रूस के संबंधों के संदर्भ में और भारत और ईरान के संदर्भों के संदर्भ में उन्होंने बताई. लेकिन सबसे बड़ी बात जो है, जो अगर कह सकते हैं इस वक्त की जो बड़ी खबर है, वो ये है
कि कल कजान में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच मुलाकात होगी। और उससे पहले जो ये इस बैठक के लिए जो है तमाम तैयारियां की जा रही हैं, तमाम चीज़ें जो है उनको कोऑर्डिनेट किया जा रहा है। और इससे पहले जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था, कल ही जो है ये बात आई थी कि डीएस्केलेशन की बात पर दोनों देश राजी हुए थे कि जिस तरह से सीमाओं पर जो है जो 2020 के पूर्व की स्थिति है उसको बहाल किया जाएगा, उसके लिए दोनों देश तैयार हुए थे। और उसके बाद जो है अब ये बड़ी खबर आई है कजान से कि भारत और चीन के बीच ये गलवान में जो संघर्ष हुआ था उसके बाद ये पहली इस तरह की बैठक होगी, शीर्ष जो है नेताओं की बैठक होगी। अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन ये जो कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुआ, जो भारत और रूस के संबंधों के संदर्भ में, भारत और चीन के संबंधों के संदर्भ में, और साथ साथ भारत और ईरान के संबंधों के संदर्भ में भी, उस सब पर अपडेट करेंगे। और ये जो बैठक चल रही है ब्रिक्स की, उस पर भी आपको अपडेट देंगे। लेकिन एक छोटे से ब्रेक का वक्त है। ब्रेक के बाद मेरे साथ कुछ मेहमान होंगे और इस विषय पर ये चर्चा लगातार जारी रहेगी। बने रहिए हमारे साथ। कभी नाच गाना और बेहतरीन खाना, कभी सास बहू की नोक-झोंक में स्वाद का मुस्कुराना, कभी रिश्तों में मुस्कुराहट और स्वाद भरना। असली मसालों का उपहार MDH बनाए खास हर त्योहार, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। आइए मनाए खुशियों की दीपावली MDH मसालों वाली। अरे क्या हो गया, पूरा का पूरा गांव यहाँ आ गया। भैया इसी हाथ से चारा खिलाते हो, तभी तो आपके गाय भैंसों की ब्याज सबसे ज्यादा है। पगले, ये चमत्कार इस हाथ का नहीं, हाथ में जो कपिला पशु आहार है उसका है, जो पशुओं की सेहत अच्छी रखता है और ब्याज भी बढ़ाता है। कपिला देश का नंबर 1 पशु आहार। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। जिंदगी की हर छोटी बड़ी जरूरत के लिए आप जो सपने सजाते हैं, बस उसी उम्मीद को तो हम सहारा लगाते हैं। SIP आपकी सेविंग्स को आपकी खातिर काम पर लगाएगी। आज ही अपनी पहली SIP की शुरुआत करें। अधिक जानकारी के लिए अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें। LIC म्यूचुअल फंड द्वारा निवेशक शिक्षा की एक पहल। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिम के अधीन हैं। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। ये तुम्हारा खेत नहीं, खेल का मैदान है। अकेले क्या कर लोगे? अकेले नहीं, मेरे साथ है मेरा यार, जिसके सामने हुई अड़ियल मंडूसी की भी हार तुम्हारी तरह। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का मिलियन, गेहूं का पहरेदार, अड़ियल मंडूसी की हार। बेटियां घर की रौनक हैं। बेटियां घर संवारती हैं। बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं। बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। आपका स्वागत है इस विशेष कार्यक्रम में। ब्रिक्स में भारत, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त कजान में है, रूस के कजान शहर में है, जहां ब्रिक्स की बहुत महत्वपूर्ण बैठक होनी है। 16वां ये शिखर सम्मेलन होगा ब्रिक्स का, और प्रधानमंत्री वहीं पर हिस्सा लेने के लिए गए हुए हैं। और उससे पहले आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो चर्चाएं हुई, मैंने आपको पहले भी बताया, उन्होंने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से उनकी 1-to-1 मीटिंग हुई और उनके साथ चर्चा हुई रूस के साथ, और उसके बाद ईरान के राष्ट्रपति के साथ भी बातचीत हुई है। और अब जो बड़ी खबर आई है, जिसका अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान विदेश सचिव ने बताया, वो ये कि चीन के जो राष्ट्रपति है शी जिनपिंग, उनके साथ कल दोनों देशों की चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गलवान के बाद ये पहली बैठक होनी है एक तरह से, तो बहुत महत्वपूर्ण डेवलपमेंट हो रहे हैं। और इन सब पे चर्चा करने के लिए हम लगातार इन खबरों पे बने हुए हैं। मेरे साथ स्टूडियो में 2 खास मेहमान मौजूद हैं। परिचय करवा दूं, वरिष्ठ राजनयिक हमारे साथ सुरेश कुमार गोयल जी स्टूडियो में मौजूद हैं। सुरेश जी बहुत बहुत शुक्रिया। और प्रोफेसर अंशु जोशी, जो कि स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़ JNU की, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया और स्वागत। सबसे पहले सुरेश गोयल जी, बड़ी खबर जो है वो कजान से आ गई है, और वो ये है कि कल बैठक होगी। मतलब ब्रिक्स में जो होगा उससे पहले एक और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आ गई। क्या आपका रिएक्शन है? देखिए, जब सवेरे ये उठे और चाय पर हमने ये खबर सुनी कि एक समझौता हो गया है भारत और चीन के बीच में, ये जो पेट्रोलिंग के बारे में, तो ये तो पक्का था कि शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री मोदी के बीच में बैठक होगी। टाइम वगैरह नहीं मालूम था, लेकिन मैं कहूँगा कि कल की जो बैठक रहेगी,
ये बड़ी इम्पोर्टेंट बैठक रहेगी, क्योंकि समझौते के आगे और भी काफ़ी आयाम हैं अभी, जिनके बारे में चर्चा होना मैं समझता हूँ कि एक बड़ी स्वाभाविक सी बात होगी। तो काफ़ी सारी चीज़ें जो हम चर्चा कर रहे हैं, बता दें इस वक्त की बड़ी खबर जो है वो यही है। बड़ी खबर यह है, ब्रेकिंग न्यूज़ इस वक्त की, कि कल ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से इतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच द्विपक्षीय बैठक होगी। इस वक्त की ये अब तक की सबसे बड़ी खबर है जो कजान से हमें मिल रही है। ब्रेकिंग न्यूज़, बड़ी खबर, जिसको लेकर अब से कुछ देर पहले विदेश सचिव ने इसकी पुष्टि की है। कल ब्रिक्स सम्मेलन से इतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच बैठक होगी। और गलवान का जो स्टैंड ऑफ था, गलवान के बाद जो संघर्ष था, उसके बाद जो है ये पहली बैठक है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शी जिनपिंग से। 4 साल से दोनों देशों के बीच जो है एक तनाव बना हुआ था। और उसके बाद कल एक खबर आई थी कि एस्केलेशन की खबर आई थी, पेट्रोलिंग पर सहमति बनी थी दोनों देशों के बीच। और अब ये खबर आई है कि प्रधानमंत्री मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच कल द्विपक्षीय बैठक होगी। इस बैठक में क्या कुछ होगा ये कहना अभी जल्दबाजी होगी, लेकिन हमारे साथ आरिंद हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं सीधा कजान से। आरिंद, इस वक्त की बड़ी खबर है जिस पर पुष्टि हो गई है, और हम यहाँ चर्चा कर रहे थे कि जब जिस तरह से पेट्रोलिंग पर सहमति बनी थी, उसके बाद ये कयास लगाए जा रहे थे कि ये सारे डेवलपमेंट इसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं कि कजान में प्रधानमंत्री की मुलाकात शी जिनपिंग से होगी, और वो बात अब सच होती दिखाई दे रही है। आरेंद्र, और जिस बात के कयास लगाए जा रहे थे अशोक, वो बिल्कुल सच होता दिखाई पड़ रहा है, जिस बात को आप जिक्र कर रहे हैं। और ये कल बहुत दिनों से अपेक्षित मुलाकात एक तरीके से होने वाली है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच में। और ये कंफर्म अभी जस्ट थोड़ी देर पहले प्रेस ब्रीफिंग में हुआ ही है, और ये अपने आप में अपेक्षित था। लेकिन जो सहमति बनी है उसके पीछे ये अपने आप में एक लंबा पूरा वार्तालाप का दौर चला है, और कई लेवल पर, डिप्लोमेटिक लेवल पर, मिलिट्री लेवल पर बातचीत का कई वर्षों तक लगातार चलता रहा है। और इस बात को भी क्लैरिफाई किया गया है कि इस पूरे दरमियान, इन वर्षों के दरमियान जिन जिन बिंदुओं पर पहले सहमति बन गई थी उन पर वही सहमति है। उसके अलावा जो अन्य बिंदु अनरिजॉल्व रह गए थे उन पे अब सहमति बनी है कि 2020 से पहले की स्थिति की पेट्रोलिंग की व्यवस्था को लागू किया जाएगा। हालांकि मैंने इस बात का भी सवाल किया कि क्या कोई समय सीमा है कि कब तक इसको जमीन पर उतारा जाएगा, तो उसको लेकर अभी स्पष्टता नहीं दी गई, और ये कहा गया ये जल्द ही आपको जमीन पर नजर आएगा। तो निश्चित तौर पर 2020 से पहले की स्थिति अब दिखाई पड़ेगी LAC के ऊपर। भारत और चीन के बीच में पेट्रोलिंग की व्यवस्था को लेकर ये बड़ी अपने आप में कोशिश जो लगातार की जा रही, तो उसका एक नतीजा है। और इसको इस तरह से भी समझा जा सकता है कि भारत लगातार शांतिपूर्ण तरीके से समस्याओं के समाधान के लिए संवाद के जरिए आगे बढ़ने पर जो जोर देता रहा है, उसका एक बड़ा उदाहरण के तौर पे है। भले ही कई एक लंबा समय लगा, कुछ वर्ष का समय लगा, संवाद होता रहा, भारत लगातार शांतिपूर्ण तरीके से डटा रहा, और शायद उसी का नतीजा है कि ये एक समाधान निकला है। और उसके बाद में कल जो है एक बैठक होने जा रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति के बीच में। और निश्चित तौर से बैठक से पहले जब इस प्रकार का माहौल बना है, तो कल की जो संभावित बैठक है, जो कल जो बैठक होने जा रही है, उसमें भी कई ऐसे बिंदुओं पर विस्तार से बातचीत होगी जिनमें आपसी सहयोग को आगे बढ़ाने की बात होगी। क्योंकि माहौल जब सकारात्मक तरीके से शुरुआत होता है तो उसके नतीजे और बेहतरी से आगे निकल के आते हैं, चाहे वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को लेकर बात हो या अन्य क्षेत्रों में कोऑपरेशन को बढ़ाने की बात हो। क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के तौर पर भारत और चीन है, और अपने आप में भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। तो बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर भारत और चीन मिलकर कोऑपरेशन को आगे बढ़ा सकते हैं, और तमाम ऐसे इश्यूज हैं जहां पर समझ को और विकसित करना अभी बाकी है। तो उस दिशा में भी तेजी से आगे बढ़ने का एक मौका होगा। तो निश्चित तौर से एक बहुत बड़ी बैठक का ऐलान अब से कुछ देर पहले यहां पर कजान से हुआ है अशोक। लेकिन आरिंद, हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुन रहे थे, जाहिर सी बात है कल अगर बैठक होनी है तो उससे पहले बहुत कुछ जो है अटकलबाजी या आकलन लगाना जो है वो शायद MEA नहीं करना चाहती थी, इसलिए बहुत सारी चीज़ों को उन्होंने कहा उसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। कल की बैठक के बाद बहुत सारी चीज़ें स्पष्ट होगी। लेकिन एक चीज़ मैं जानना चाह रहा हूँ कि प्रधानमंत्री का जो प्रोग्राम कल का ऑलरेडी फिक्स है, उसमें अगर विंडोज़ जो हैं उसमें क्या अनुमान है? क्योंकि ये भी अभी हमने ये भी सुना प्रेस कॉन्फ्रेंस में, ये भी कहा गया कि अभी बहुत सारी चीज़ों को लेकर अभी बातचीत चल रही है, समय को लेकर लेकिन जो विंडोज़ प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में है उसमें क्या लगता है ये बैठक कब तक संभावित है?
संभावित के तौर पे अगर बात की जाए तो, क्योंकि आप जो कह रहे थे हम लोग लगातार कयास लगा रहे थे कि ये बैठक संभावित है, तो ऐसे में भले ही घोषणा अभी हुई है, लेकिन जो बैक चैनल डिप्लोमेसी लगातार जो बातचीत होती रहती है, जो प्रयास होते हैं बातचीत को, संवाद को आगे बढ़ाने को लेकर, वो हो रहे थे। और इसीलिए प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में कल का जो ब्रिक्स का शिखर सम्मेलन है उसके इतर द्विपक्षीय मुलाकातों के लिए रिजर्व टाइम रखा गया था, और ये एक तरीके से संभावित है दोपहर के आसपास में। मैं एग्जैक्ट टाइम की इस बात के बारे में जानकारी हमको दी नहीं गई है, लेकिन प्रधानमंत्री का समय रिजर्व किया गया था द्विपक्षीय बैठकों के लिए। तो उसी रिजर्व समय में से निश्चित तौर से ये बैठक होगी, क्योंकि अब औपचारिक रूप से इस बात की घोषणा कर दी गई है। तो हम इस बात की अपेक्षा और उम्मीद कर सकते हैं कि कल दोपहर में, संभवतः लंच के बाद में या लंच के आसपास का जो समय होता है, उस वक्त किसी समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चीन के राष्ट्रपति के साथ ये मुलाकात होगी। ये सवाल भी किया गया इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, संभवतः आपने भी इस बात को सुना ही होगा कि हम क्या अपेक्षा कर सकते हैं इस कल की मुलाकात से। तो विदेश सचिव ने स्पष्ट तौर पे कहा कि ये बड़ा जल्दबाजी होगा कि हम किसी बात को अभी इस बात के कयास लगाएं कि क्या कुछ रह सकता है, लेकिन निश्चित तौर से एक लंबे समय के बाद में दोनों नेताओं की एक बेहतर खुशनुमा माहौल के लिहाज से कह सकते हैं कि एक बैठक होने जा रही है, क्योंकि एक आधार तैयार हुआ है। जिस प्रकार का एक समस्या परक स्थिति एलएसी पे रही है वर्षों से, उसके बाद एक समाधान का रास्ता निकला है। अब जाहिर सी बात है कि यहाँ पे जब आपसी जो दिक्कतें परेशानियां हैं उससे इतर आगे बढ़ने की जब बात होगी, तो वो बात होगी आपसी सहयोग को आगे बढ़ाने की, जिसमें इकोनॉमिक कोऑपरेशन से लेकर या कहा जाए अन्य क्षेत्रों में सहयोग को आगे बढ़ाने की बात होगी। मैन्युफैक्चरिंग हब के तौर पर आज भी एक बड़े चीन की मौजूदगी है, और भारत के पास में जिस प्रकार की क्षमताएं हैं, दोनों देश सह अस्तित्व के साथ में एशिया की सदी को बनाने में क्या भूमिका निभा सकते हैं, ये ब्रिक्स के मंच पे भी बात होगी। और साथ ही साथ इतर जो ये द्विपक्षीय बैठक है उसमें भी होगा। हालांकि समय संभवतः दोपहर का हो सकता है, ये मेरी अपनी एक समझ कहती है, जो मेरी अपनी जानकारी है। जी आनंद, मैं आप बने रहेगा, मैं लौटूंगा, लेकिन इस बीच जैसा मैंने बताया मेरे साथ सुरेश कुमार गोयल सीनियर डिप्लोमेट बने हुए स्टूडियो में, प्रोफेसर अंशु जोशी बनी हुई है। सर सुरेश जी, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है मुझे लगता है जो कल जो मुलाकात होगी उसमें सबसे इंपॉर्टेंट तो शायद ये है कि अभी जो अविश्वास का माहौल है, और चीन पर इतनी आसानी से जाहिर सी बात है भारत भरोसा नहीं कर सकता, जो पूरा उसका एक बैकग्राउंड है। ऐसे में सबसे इंपॉर्टेंट क्या फिलहाल जो अविश्वास की दीवार है उसको तोड़ना होगा, क्या आपको ऐसा लगता है फिलहाल? आपने जो ये मुद्दा उठाया है, इतना अहम मुद्दा है ये कि जो अविश्वास की दीवार है इसको तोड़ना होगा, लेकिन वो दीवार टूटेगी कैसे? बहुत मुश्किल सवाल है ये, क्योंकि एक आप देखिए कि 2020 में जिस तरह से जो समझौते थे पहले की अंडरस्टैंडिंग सी, उनके खिलाफ चीन गया, और कहते हैं कि एक बार अगर विश्वास टूट जाए तो फिर अगर आप जोड़ते भी हैं तो गांठ पड़ जाती है। तो चीन तो पहले भी विश्वास तोड़ चुका है उसका। बिल्कुल। तो बहुत दिक्कतें हैं, लेकिन मेरे ख्याल है इस दिक्कतों के बावजूद हमें विश्वास बनाना होगा। सबसे बड़ी चीज़ विश्वास में ये है कि हमने शायद एक डिप्लोमेसी कहते हैं ट्रस्ट बट ऑल्सो वेरीफाई। तो मेरा ख्याल है जो भी हम अभी कर रहे हैं एग्रीमेंट या अंडरस्टैंडिंग, उसमें एक कोई वेरिफिकेशन का मैकेनिज्म होना ज़रूरी है, ताकि हम जांच सकें कि जो हम लोगों ने आपस में वादे किए हैं वो करे जाएंगी। पहली बात तो ये है। और दूसरी चीज़ मेरा ख्याल है कि एक हमारा जो रीजनल इश्यूज़ हैं, चाहे CPEC की बात कर लें, हमारे रीजनल नेपाल श्रीलंका की बात कर लें, जहाँ पर काफ़ी असर है ये, तो वहाँ भी देखना होगा कि चीन का रवैया भारत के लिए कैसा रहता है। लेकिन इस सब को देखते हुए सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि चीन चाहता है कि भारत से उसका व्यापार जो बढ़ता जा रहा है पहले से बढ़ता रहे। हम व्यापार को बैलेंस करना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट के बारे में थोड़ा सा देखना चाहते हैं किस तरह से इन्वेस्टमेंट होगा। तो मेरे ख्याल है प्रधानमंत्री मोदी और शी जिनपिंग के बीच की जो बातचीत होगी वो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा होगा, सबसे अहम मुद्दा होगा व्यापार और आर्थिक कोऑपरेशन। जी, व्यापार और आर्थिक कोऑपरेशन जो है आप कह रहे हैं इंपॉर्टेंट सबसे चीज़ होगी। लेकिन प्रोफेसर अंशु जोशी, जाहिर सी बात है जैसा सुरेश जी ने भी कहा कि चीन कई बार विश्वास तोड़ चुका है, 1962 से लेकर अब तक जो है इसका एक पूरा बैकग्राउंड है। ऐसे में आंख बूंद करके भरोसा नहीं किया जा सकता जो कुछ हो रहा है।
लेकिन क्या आपको लगता है कि पिछले 4 साल में गलवान के बाद भारत ने जिस तरह से भारत ने दुनिया भर में विकास किया है, भारत ने चीन को एक बिना कहे एक स्ट्रांग मैसेज भी कई बार देने की कोशिश की है, क्या उसके कारण जो है ये चीन की भी इस वक्त जो है मजबूरी एक तरह से है, चीन की भी, मतलब ऐसा नहीं कि भारत की जरूरत है, भारत बातचीत कर रहा है, चीन को भी अब लग रहा है कि भारत से बातचीत करनी पड़ेगी, इसलिए जो है वो स्थिति सामान्य करना चाहता है और शायद भारत के पक्ष में सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही हो सकती है इस वक्त। बहुत महत्वपूर्ण बिंदु इस चर्चा में आपने जोड़ा है अशोक जी। यदि हम भारत और चीन के कल होने वाली जो ये हमने खबर सुनी कि एक वार्ता होगी हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच, तो विगत 4 सालों का हम कम से कम तो अभी इतिहास उठाकर हमको देखना चाहिए। गलवान के बाद किस प्रकार की स्थितियाँ रही, दोनों ही देशों के बीच संबंध निरंतर खराब होते चले गए और हमने देखा कि कैसे अलग अलग बहुपक्षीय मंचों से, चाहे क्वाड का मंच हो, SCO का मंच हो, ब्रिक्स का ही मंच हो, G20 का मंच हो, UN का मंच हो, चाहे हमारे विदेश मंत्री हो, हमारे प्रधानमंत्री हो या हमारे रक्षा मंत्री हो, उन्होंने 2 टूक स्पष्ट संदेश चीन को दिए परोक्ष अपरोक्ष रूप से कि जब तक चीन भारत की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी का सम्मान नहीं करता, जब तक चीन अपनी आक्रामकता पर अंकुश नहीं लगाता, तब तक भारत और चीन के बीच संबंध सामान्य नहीं हो पाएंगे। तो हमें यहाँ रीड बिटवीन द लाइन देखनी चाहिए कि भारत है, लेकिन एक कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस के सिद्धांत के चलते हमने देखा कि कैसे जो ये एक व्यापार का क्षेत्र है, यहाँ भारत और चीन का हम सह निवेश और सह अस्तित्व हम देख रहे हैं, वो कहीं ना कहीं दोनों ही देशों के आगे बढ़ने के लिए वे जानते हैं कि आवश्यक भी है। कल एक सुखद समाचार हमने सुना, हालांकि हर वर्ष ये कमांडर लेवल टॉक्स होती हैं भारत और चीन के बीच में, लेकिन ये चीन के अड़ियल रवैये की वजह से पूरी तरह से हम इन्हें सफल नहीं कह सकते। तो ये जो बहुत महत्वपूर्ण स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स है जहां पर चीन जमकर बैठ गया था, एक तो डेप्सोंग है और एक डेमचोक है, तो वहां से चीन ने पीछे हटने का फैसला किया और 2020 की स्थितियां बहाल की जाएंगी। मैं 1 मिनट आपको रोक रहा हूं क्योंकि मुझे एक इंपॉर्टेंट ब्रेक लेना है। इस ब्रेक के बाद तुरंत आ रहा हूं, उसके बाद ये चर्चा जारी रहेगी। इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है, बहुत बड़ी खबर आई है रूस के कजान शहर से और इस खबर को समझना जरूरी है और इस खबर पर नजर बनाए रखना जरूरी है। मेरे साथ विशेषज्ञ हैं, हमारे संवाददाता आरिंद महा मौजूद है, मैं आऊंगा इस पर, लेकिन बने रहिए मेरे साथ इस छोटे से ब्रेक के बाद। कभी नाच गाना और बेहतरीन खाना, कभी सास बहू की नोक-झोंक में स्वाद का मुस्कुराना, कभी रिश्तों में मुस्कुराहट और स्वाद भरना। असली मसालों का उपहार MDH बनाए खास हर त्योहार, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। आइए मनाए खुशियों की दीपावली MDH मसालों वाली। बेटियां घर की रौनक हैं, बेटियां घर संवारती हैं, बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं, बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। जल्दी टिफिन पैक करो। राजू, मोबाइल छोड़ो। अरे दीदी वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया है। मिल गया अब भी कॉल करता हूँ दीदी। बिना नंबर जांचे? अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं। तो फिर सही नंबर? बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड। आपने तो बचा लिया दीदी। काम से नहीं। RBI कहता है सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वल्नरेबल हैं। सो NPS एक इक्वालिटी ला रहा है, हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए NPS जरूरी है। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब MM रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक ऐसे। गोल्डी मसाले, जहां जाएं रिश्ते बनाएं। एक बार फिर आपका स्वागत है और इस वक्त हम बात कर रहे हैं भारत जो है ब्रिक्स में भारत की भूमिका को लेकर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस के कजान शहर में हैं, बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट वहां हो रही है। कजान में बहुत बड़ी खबर आई है,
गलवान के बाद भारत और चीन के संबंधों में लगातार एक तनाव था और ये तनाव जो है दोनों तरफ से तनाव था जिसको लेकर दुनिया भर में चर्चा थी। लेकिन इस गलवान में जो तनाव था उसके बाद पहली बार ऐसा हो रहा है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ कजान शहर में कल मुलाकात करेंगे। अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है। उसके पहले हमने देखा था कि ये खबर आई थी कि दोनों देश इस बात पर राजी हुए कि 2020 से पूर्व जो पेट्रोलिंग की सिचुएशन थी दोनों तरफ की सेनाओं की उस पर राजी हुआ। तो भूमिका बन रही थी और अब वो भूमिका जो वो किस लिए भूमिका बन रही थी वो हमारे सामने। इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। मेरे साथ सुरेश कुमार गोयल जी हैं, फॉर्मर सीनियर डिप्लोमेट, प्रोफेसर अंशु जोशी स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज JNU से, और हमारे संवाददाता आरिंद प्रताप सिंह वो कजान शहर में बने हुए हैं, हमें वहाँ से लगातार अपडेट दे रहे हैं। प्रोफेसर अंशु जोशी, आपने कहा ये रूस के चीन के संदर्भ में कि भाई सेना हट को हटाने पर सहमति बनी है। आप इस बात को मैं आगे बढ़ाऊं, लेकिन उससे पहले कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई ये जो वेदर है, क्योंकि अब सर्दियों की शुरुआत होगी, कुछ लोग कह रहे हैं ये तो बड़ा सामान्य सी बात है, सर्दियों की शुरुआत होगी तो ऐसा होता ही है, इसमें कोई बहुत बड़ी डेवलपमेंट के रूप में देखने की कोई ऐसी चीज़ नहीं है। क्या आपको ऐसा लगता है? नहीं, देखिए कूटनीतिक दृष्टि से यदि देखें और हमारे साथ पूर्व राजनयिक भी जुड़े हुए हैं तो वो भी इसको एक रीड बिटवीन द लाइन बता पाएंगे। अब कूटनीतिक दृष्टि से इस प्रकार की घोषणा करना, और हर साल सर्दियों का मौसम आता है लेकिन पिछले 4 वर्षों में हमने देखा कि ये 2 बिंदुओं पर तो चीन बिल्कुल अड़ा और डटा हुआ था। तो एक महत्वपूर्ण बदलाव है और इस बदलाव के पीछे का कारण समझते हैं अशोक जी। चीन की यदि आप आंतरिक स्थितियों को देखें तो अभी शी जो है अपने इंटरनल फ्रंट पर बहुत सारे मुद्दों से जूझ रहे हैं। अर्थव्यवस्था की स्थिति चीन की बहुत अच्छी नहीं है, गिरावट आ रही है, अनएम्प्लॉयमेंट की स्थितियां हैं वहां पर, बिल्डर्स बहुत परेशान हैं, वहां पर मानवाधिकारों को लेकर के बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थितियां बनी हुई है। यूनाइटेड नेशन से भी बार बार जब हम देखते हैं तो मानवाधिकार आयोग से अलग अलग इस प्रकार की जो रिपोर्ट्स हैं वो बहुत नेगेटिव ट्रेड एक चीन का दिखा रही हैं। तो हो क्या रहा है कि जब हम इस दृष्टि से देखते हैं तो शी के सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं। अच्छा, पिछले कुछ वर्षों में भारत ने क्या किया है कि चाहे अमेरिका हो या वेस्टर्न लॉबी के दूसरे देश हो या फिर ये जो दूसरे मंच हैं, चाहे G20 का मंच हो या फिर हम देखते हैं क्वाड का मंच है, तो इन मंचों पर एक बहुत मजबूत भूमिका अपनी स्थापित कर ली है। तो इस चीज को चीन बहुत अच्छे से समझ रहा है कि भारत निरंतर प्रगति के मार्ग पर आगे बढ़ता जा रहा है और उसके सकारात्मक दृष्टिकोण और राजनीति की वजह से बाकी का विश्व उसके साथ होता चला जा रहा है। तो बहुत लंबे समय तक चीन इस प्रकार से भारत के साथ दुश्मनी करके मुझे लगता है रह नहीं पाएगा, नहीं कर सकता। और रशिया और भारत, देखिए चीन को मदद कहां से दिखाई पड़ती है? रूस से। और रूस की स्थिति भारत के संदर्भ में आज पुतिन ने स्पष्ट की कि इन दोनों देशों को तो भाषा की भी आवश्यकता नहीं है आपस में अपने भावनाओं के आदान प्रदान के लिए। बहुत बड़ा संदेश उन्होंने दिया। तो मुझे लगता है कि चीन कहीं ना कहीं इस चीज को समझ रहा है। कुछ तो आंतरिक चुनौतियां शी के सामने जो हैं और कुछ वैश्विक परिदृश्य पे जो आज चीन की स्थिति है उसे देखते हुए मुझे लगता है कि चीन ने इस प्रकार का निर्णय लिया होगा। और मुझे आशा है कि कल जब ये दोनों ही राष्ट्राध्यक्ष मिलेंगे तो कुछ सकारात्मक आउटकम्स हमें देखने को मिलेंगे। लेकिन सुरेश जी, एक बात है, सकारात्मक आउटपुट सिर्फ 2 देशों के जो आपसी द्विपक्षीय संबंध है वो तो हैं, लेकिन साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं इस वक्त अतुल अनेजा जी भी जो है मेरे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। अतुल अनेजा जी भी जो हैं रणनीतिक वैश्विक मामलों के जानकार हैं, वो भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सुरेश जी, लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात जो है जो इस पूरे कंटेक्स्ट में जो शायद देखने की जरूरत है वो ये है कि ये जो दोनों देशों के बीच जो एक कह सकते हैं कि अविश्वास था, जो एक तनाव बना हुआ था, उसका असर द्विपक्षीय जो बहुपक्षीय मंच होते हैं उन पर भी दिखता था। भारत में G20 की बैठक थी, शी जिनपिंग आए नहीं, उसको लेकर बहुत सारी चर्चाएं हुई। क्या आपको लगता है कि इसका असर जो है वो ब्रिक्स की शिखर सम्मेलन पर भी पड़ेगा? जी बिल्कुल पड़ेगा, लेकिन ब्रिक्स पर पड़ेगा। इसके अलावा 1-2 चीज़ें और भी हैं। लेकिन इससे पहले अनुज जी ने एक सवाल जो उठाया था, जो बात की थी कि ये जो विंटर का टाइम है, सर्दियों के टाइम पर तो वैसे भी डिप्लॉयमेंट कम हो ही जाती है। तो जो कहा है कि हम पेट्रोलिंग करेंगे, ये करेंगे, इसका महत्व क्या रह जाता है फिर ये? देखिए, बात है कि डिप्लॉयमेंट कम होती है हमारी साइड पर, भारत की साइड पर। चीन की साइड पर जहाँ प्लेटो है तिब्बत की तरफ, वहाँ पर उनको कई बार, और ख़ास तौर पर उन्होंने वहाँ पर अपने जो हट बनाई हुई है ऑल वेदर प्रूफ, तो उनको शायद वहाँ पर डिप्लॉयमेंट कम करने की इतनी ज़रूरत नहीं है जितनी कि हमको होती है। और चीन को अगर ये अनाउंस करते हैं, वो कहते हैं कि हाँ हम अपनी डिप्लॉयमेंट कम करेंगे, पेट्रोलिंग कर रहे हैं, तो एक तरह से देखा जा सकता है कि भारत के लिए कंसेशन किया गया है ये, और ये एक बहुत अहम कदम माना जा सकता है ये। पहली बात तो ये। दूसरी चीज़ ये है कि
हर एक चीज़ मैंने कहा भी है कि कहना एक बात है, करना अलग बात है। ये तो आजकल टेक्नोलॉजी भी अवेलेबल है, डिफरेंट मीन्स कि हम कंफर्म कर सकते हैं कि जो कहा है वो हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। तो उसमें मेरे को नहीं लगता कि कोई दिक्कत होगी। जहाँ तक अगर हम वैश्विक मंच की बात करें, ब्रिक्स भी आता है, और सबसे ज़रूरी मैं ये देख रहा हूँ कि अगर आप पिछले 2-3 साल का चीन का एक जो उनका अपना नेबरहुड है उसमें देख ले तो उसमें भी काफ़ी दिक्कतें आई हैं। आप साउथ चाइना सीज में देख लीजिए, उनको बराबर टकराव मिल रहा है। थाईवान में भी उन्होंने एक्सरसाइज करी, वहाँ पर थाईवान से टकराव मिल रहा है। अमेरिका का बराबर सपोर्ट है, थाईवान को भी, कोरिया को भी और फिलीपींस को भी सपोर्ट मिल रहा है। फिलीपींस से उनके आसियान में हालांकि कोड ऑफ कंडक्ट नहीं हुआ है, लेकिन और आसियान कुछ बोल भी नहीं पा रहा है, लेकिन अभी जो आसियान समिट हुई उसमें ये जाहिर था कि जो चीन का रवैया है उससे आसियान भी कोई ख़ास खुश नहीं था ये। तो चीन देख रहा है कि उसके आसपास भी काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं। जब उनके यहाँ पर ये सबमरीन्स क्रॉस करते हैं इंडियन ओशन में तो ऑब्जेक्शंस आनी शुरू होती हैं, तरह तरह के डिस्कशन होते हैं। तो एक तो अगर देखा जाए तो वहाँ पर, और ब्रिक्स में एक बहुत ज़रूरी चीज़ है जो मेरे ख्याल है हो सकता है कि मुद्दा हो, कहना कुछ अभी जल्दबाजी होगी, लेकिन चीन का बहुत बड़ा फोकस है कि जो ट्रेड होता है ब्रिक्स के थ्रू या जो ब्रिक्स के मेंबर्स के बीच में रशिया चाइना हो, वो तो पहले ही युआन में काफ़ी ट्रेड हो रहा है ये। और ब्रिक्स का एक जो रिजर्व करेंसी भी है ट्रेड के लिए, उसके ऊपर भी जोर दिया जा रहा है। पिछले साल बात ये थी कि चाइना युआन को उसमें शामिल करना चाहता था रिजर्व करेंसी में, और चाइना अभी भी काफ़ी इंटरेस्टेड है कि युआन जो है ब्रिक्स की करेंसी में शामिल हो जाएगी। ओके। अब अगर भारत उसके लिए हाँ कर देता है, भारत को अपना हित भी देखना होगा। अगर ऐसा होता है तो भारत का काफ़ी व्यापार, रशिया ने पहले भी जोर दिया था कि आप जो हमसे पेमेंट चाहते हैं, हमसे पेमेंट आप युआन में क्यों नहीं ले लेते हैं आप। भारत ने मना किया था उस टाइम पर। तो ये काफ़ी पेचीदे मामले हैं जो करेंसी की बात है, रिजर्व करेंसी के मामले में। तो मेरे ख्याल है चीन की एक्सपेक्टेशन कुछ ना कुछ हो सकता है हो कि भारत इस मामले में थोड़ा सा नरम रुख इख्तियार करे। ओके, देखिए क्या होता है आगे। जी चलिए, बहुत सारी चीज़ें, लेकिन जल्दी से अतुल जी मैं आपके पास आ रहा हूँ। इस बड़ी खबर पर, इस वक्त की जो बड़ी डेवलपमेंट है, आपका रिएक्शन क्या है? इस शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच कल बैठक होगी, मुलाकात होगी। मुझे लगता है ये ब्रेक थ्रू है एक तरह से। 2020 में जो एक तरह से फ्रोजन स्थिति थी उसका आज, अब जैसे कल जो हुआ है डिसएंगेजमेंट का प्रोसेस और जो पेट्रोलिंग के ऊपर जो एग्रीमेंट हुआ है, तो ये एक बड़ा ब्रेक थ्रू है, क्योंकि ये सबसे बड़ा एक मुद्दा भारत की तरफ से था कि आपको स्टेटस को एंटी रिस्टोर करना है, जो स्थिति 2020 अप्रैल से पहले थी उस स्थिति करनी है। तो वो कामयाबी भारत को मिली है। अब उसी की वजह से, क्योंकि वो एक एग्रीमेंट हो गया है एलएसी के ऊपर, तो ये दोनों जो हमारे नेता हैं वो मिल रहे हैं। अब आती है बात आगे क्या हो। ये मुझे लगता है बहुत ही महत्वपूर्ण एक डेवलपमेंट है, क्योंकि दोनों जो देश हैं ना वो लीडर ड्रिवन देश हैं। दोनों की छवि बहुत बड़ी है, और जो ये दो तय करेंगे उसके ऊपर फिर डाउनस्ट्रीम जो पॉलिसी मैटर्स हैं वैसे होते हैं। तो अब एक तरह से ये डिस्कशन जो होगी कल, वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट है। मुझे जो लगता है कि जो आर्थिक एलिमेंट है वो एक बड़ा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एक तरफ मैं जो आपके बाकी गेस्ट ने कहा है, मैं उससे दो राय नहीं रखता कि चीन की अंदर अंदरूनी समस्याएं हैं आर्थिक रूप से, लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट भारत को भी पूंजी निवेश की ज़रूरत है नॉन क्रिटिकल एरियाज में। हम जो हैं, जो सिक्योरिटी ओरिएंटेड इन्वेस्टमेंट्स होगी, जैसे हुआवे की इन्वेस्टमेंट 5G वगैरह, वो मुझे लगता है कि हम नहीं करें। लेकिन बाकी एरियाज में व्हीकल्स हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वगैरह हैं, न्यू इकोनॉमी है, उसमें हमें भी ज़रूरत है। जैसे चीन को हमारी ज़रूरत है, हमें भी ज़रूरत है, क्योंकि जो हम ऑल्टरनेट सप्लाई चेन्स की अशोक जी जो बात कर रहे थे कोविड के बाद कि ऑस्ट्रेलिया से मिलके वेस्ट से हमारी पूंजी निवेश होगी, वो हुई नहीं है।
हो नहीं रही है, चीन की हमें जरूरत है। तो अगर आत्मनिर्भर भारत को हमने आगे बढ़ाना है और अगर 2047 में हमें एक डेवलप्ड कंट्री में जाना है तो एक चीन की आर्थिक रूप से जरूरत है हमें भी। तो एक तरह से विन विन सिचुएशन डेवलप हो रही है। सिक्योरिटी को हम बाहर रखेंगे लेकिन जो कॉमन मुद्दा है उसको एक साथ करेंगे। तो बड़ी नुआंस्ड एक तरह से एक पोजीशन है। ये हिंदी चीनी भाई भाई वाला दौर नहीं है, इसमें दोनों अपने इंटरेस्ट को गार्ड करेंगे। जो चाइना का इंटरेस्ट है वो चाइना गार्ड करेगा, भारत का जो इंटरेस्ट है जहां हमारी कॉम्युनिटी बनती है वो रहेगी। सुरक्षा के मामले में जो हुआ है पिछले 2020 के बाद वो उसको हम बरकरार रखेंगे कि उसी तरह से ब्लाइंड ट्रस्ट हम नहीं करेंगे अभी भी। जो लोग कहते हैं ना कि डी एस्केलेशन टोटली कर देंगे, मुझे नहीं लगता वैसा मोदी सरकार की सोच है। हम स्टेप बाय स्टेप कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स को परख के एक तरह छानबीन करके उसकी फिर जाके जो है हम डी एस्केलेशन की तरफ और आगे जाएंगे। तो एक तरह से बड़ा कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप बन रहा है और बहुत दिलचस्प रिलेशनशिप बन रहा है भारत और चीन में। और कल का जो दिन होगा जब प्रेसिडेंट शी और प्रधानमंत्री मोदी मिलेंगे, मुझे लगता है एक पिवटल मोमेंट है। उसके आगे कैसे डाउनस्ट्रीम होगा अभी उसको प्रेडिक्ट करना जरा मुश्किल है। जाहिर सी बात है, अभी कुछ भी प्रोजेक्ट करना, कुछ भी आकलन करना मुश्किल है क्योंकि लंबे तनाव के दौर के बाद ये बैठक हो रही है। और जाहिर सी बात है, जैसा आपने कहा कि अब वो दौर नहीं है, हिंदी चीनी भाई भाई का दौर नहीं है, लेकिन जिस तरह से आपने कहा उसको लेकर मुझे लगता है कि ये हिंदी चीनी पाई पाई का दौर है। यानी कि पैसा का जो दोनों तरफ जो है जरूरत जो है, एक तरह से आर्थिक विषयों पर जो है जो जरूरत महसूस हो रही है उसका दौर है। शायद उसके लिए जो है दोनों देश नजदीक आ रहे हैं। मैं आऊंगा अरविंद, आपके पास भी आऊंगा क्योंकि वहां पर जो माहौल है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पहुंचे हैं, जिस तरह से पूरा खजान हम देख रहे थे, बिल्कुल ऐसा लग रहा है भारत के रंग में रंग है। वहां पर भगवान श्री कृष्ण के भजन गाए जा रहे हैं, वो सब कुछ है, उन सब का आपसे वर्णन भी लेंगे। इस छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद ब्रिक्स के ऊपर हम आएंगे। इस बड़ी खबर पर तो हमने चर्चा की, लेकिन ब्रिक्स पर आएंगे, ब्रिक्स में अब क्या कुछ होने वाला है उस पर इस ब्रेक के बाद। कभी नाच गाना और बेहतरीन खाना, कभी सास बहू की नोक-झोंक में स्वाद का मुस्कुराना, कभी रिश्तों में मुस्कुराहट और स्वाद भरना। असली मसालों का उपहार MDH बनाए खास हर त्योहार, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। आइए मनाए खुशियों की दीपावली MDH मसालों वाली। बेटियां घर की रौनक हैं, बेटियां घर संवारती हैं, बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं, बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। ये तुम्हारा खेत नहीं, खेल का मैदान है। अकेले क्या कर लोगे? अकेले नहीं, मेरे साथ है मेरा यार, जिसके सामने हुई एडियल मंडूसी की भी हार तुम्हारी तरह। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का मिलियन, गेहूं का पहरेदार, अड़ियल मंडूसी की हार। जिंदगी की हर छोटी बड़ी जरूरत के लिए आप जो सपने सजाते हैं, बस उसी उम्मीद को तो हम सहारा लगाते हैं। SIP आपकी सेविंग्स को आपकी खातिर काम पर लगाएगी। आज ही अपनी पहली SIP की शुरुआत करें। अधिक जानकारी के लिए अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें। LIC म्यूचुअल फंड द्वारा निवेशक शिक्षा की एक पहल। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिम के अधीन हैं। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। हाथ धो कर आते हैं। साबुन की जगह हैंड वॉश। मोहन का प्रमोशन हो गया क्या? सैवलॉन हैंड वॉश तो हमारा रोज का है। सिर्फ 10 रुपए में 200 ml हैंड वॉश बनाओ। सैवलॉन पाउडर टू जेल हैंड वॉश, जर्म से बचाए, शान बढ़ाए। एक बार फिर आपका स्वागत है भारत ब्रिक्स में। भारत इस पर हम लगातार बने हुए हैं और रूस के कजान शहर से बड़ी बड़ी खबरें आ रही हैं, बड़े बड़े डेवलपमेंट हो रहे हैं। हालांकि अभी शिखर सम्मेलन शुरू नहीं हुआ है, लेकिन उसके पहले ही बड़ी बड़ी खबरें जो है वो आ रही हैं। शिखर सम्मेलन को लेकर भी क्या कुछ होगा, उसमें क्या होगा, भारत की भूमिका कैसी रहेगी, ये जो साइडलाइंस में जो मीटिंग्स हो रही है उसके क्या मायने हैं, इन सबको हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ जो है 3 मेहमान बने हुए लगातार। सुरेश कुमार गोयल जी सीनियर डिप्लोमेट हैं, प्रोफेसर अंशु जोशी हमारे साथ बनी हुई हैं, स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज JNU से हैं, और अतुल अनेजा जी वो वैश्विक मामलों के जानकार हैं, और हमारे संवाददाता खजान में आरेंद्र लगातार जुड़े हुए हैं। एक बार अगर हम रिपोर्ट एक बार दिन भर की देख लें तो उसके बाद मैं आरेंद्र आपके पास आता हूं
कि आज दिन भर का डेवलपमेंट और ख़ास करके जिसका मैंने जिक्र किया कि कज़ान में जो है भारत की किस तरह से, और मैं सुन रहा था इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी कहा गया कि कज़ान के साथ भारत के जो है पुराने ट्रेड रिलेशन है, एक पुराना समय भी भारत का उनके साथ रहा है, एक वो भी दौर था। लेकिन एक रिपोर्ट देख लेते हैं कि ये जो कुछ आज हुआ, प्रधानमंत्री की जो मेज़बानी जैसे हुई, जैसे उनका स्वागत हुआ, उस सब को लेकर डेवलपमेंट पर रिपोर्ट, और उसके बाद इस डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। रूस यूक्रेन संघर्ष को लेकर भारत एकदम स्पष्ट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति पुतिन के साथ हुई द्विपक्षीय मुलाकात में आपसी तनाव को शांतिपूर्ण तरीकों से सुलझाने पर जोर दिया। दोनों नेताओं की ये मुलाकात कज़ान में ब्रिक्स के 16वें शिखर सम्मेलन से पहले हुई। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे संघर्ष के विषय पर हम लगातार संपर्क में रहे हैं। जैसा मैंने पहले भी कहा है, हमारा मानना है कि समस्याओं का समाधान शांतिपूर्ण तरीके से ही होना चाहिए। शांति और स्थिरता की जल्द से जल्द बहाली का हम पूरी तरह समर्थन करते हैं। हमारे सभी प्रयास मानवता को प्रमुखता देते हैं। आने वाले समय में भी भारत हर संभव सहयोग देने के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री मोदी ने जुलाई में रूस की द्विपक्षीय यात्रा की थी। उसके बाद अगस्त में उन्होंने यूक्रेन की भी यात्रा की। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट किया था कि समय युद्ध का नहीं है। वहीं मुश्किल और चुनौतीपूर्ण स्थिति में भारतीय पक्ष विकासवाद और ग्लोबल साउथ की आवाज को बहुपक्षीय मंचों पर बुलंद करना है। ब्रिक्स के बढ़ते दायरे को लेकर प्रधानमंत्री मोदी काफी आशान्वित हैं। 15 वर्षों में ब्रिक्स ने अपनी एक विशेष पहचान बनाई है और अब विश्व के अनेक देश इससे जुड़ना चाहते हैं। कल मैं ब्रिक्स समिट में भाग लेने के लिए उत्सुक हूं। फरवरी 2022 से रूस यूक्रेन के बीच संघर्ष चल रहा है। संघर्ष ने विश्व की सप्लाई चेन को प्रभावित किया है। असर विकासशील और ग्लोबल साउथ के देशों पर भी पड़ रहा है। ऐसे में भारत वैश्विक मंचों पर प्रयासरत है कि समस्या का समाधान हो और दुनिया सहयोग और मानवता की दिशा की ओर कदम बढ़ाए। कज़ान से आरिंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो रिपोर्ट आपने देखी, और रूस के राष्ट्रपति पुतिन की तरफ से रात्रि भोज का आयोजन किया गया है आज, और इस वक्त जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत एक बार फिर से रात्रि भोज के लिए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने। ये इस वक्त कज़ान से जो हमें ताज़ा तस्वीरें मिली हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रात्रि भोज के लिए स्वागत। इससे पहले दोनों देशों के दोनों नेता जो हैं वो मिले थे, बातचीत हुई थी, और उस बातचीत में सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ सामने आई, दोनों देशों के बीच जो रिश्ता किस तरह से हुआ है। रूस के राष्ट्रपति ने कहा कि हमारे रिश्ते ऐसे हो गए हैं कि अब शायद अनुवादक की भी ज़रूरत नहीं है। तो और जो है आरिंद हमारे संवाददाता वहाँ पर बने हुए हैं। आरिंद, तो डिनर के लिए जो है इस वक्त उसके लिए रूस के राष्ट्रपति स्वागत कर रहे हैं, सभी लोग वहाँ पहुँचने शुरू हो गए हैं। एक इम्पॉर्टेंट इवेंट, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है, और डिनर डिप्लोमेसी भी को बहुत अच्छे तरीके से हम समझते हैं कि आखिर एक मंच होता है अनाधिकृत तरीके से, क्या अनऑफिशियल तरीके से तमाम बातों को करने को लेकर, जहां पर नेताएं खुले तरीके से बात करते हैं। तो निश्चित तौर से एक ऐसा मौका इस वक्त होगा जब राष्ट्रपति पुतिन के द्वारा ब्रिक्स देशों के सदस्यों को लिए उनके सम्मान में एक रात्रि भोज का आयोजन किया गया। लेकिन मैं आज आप जो रिपोर्ट अभी दिखा रहे थे आज के तो बड़ी घटनाक्रम को, उसको मैं सिलसिलेवार तरीके से जोड़ने की कोशिश करता हूँ। राष्ट्रपति पुतिन के साथ पीएम मोदी की मुलाकात होती है, वो एक बार फिर से कहते हैं कि संघर्ष को खत्म करके शांति की ओर बढ़ने के चाहिए, और ये बात प्रधानमंत्री कई बार कह चुके हैं। एक बार फिर से उन्होंने इस बात को कह के ग्लोबल हेडलाइन बनाई है, क्योंकि ये बात कोई भी वैश्विक नेता प्रधानमंत्री के सामने के अलावा किसी ने अभी तक राष्ट्रपति के सामने कही नहीं है। तो भारत लगातार शांति की माध्यम किस तरह से अपनाया जाए उस दिशा की बात करता रहा है, लेकिन भारत सिर्फ कहता नहीं है,
करके दिखाता है, उसका उदाहरण है जिसको अभी आपने कहा कि भारत और चीन के बीच में जो LAC का मामला था वो शांतिपूर्ण तरीके से लंबे ही सही लेकिन संवाद के माध्यम से सुलझा है। यानी जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस के राष्ट्रपति के सामने कई बार ये बात को कहते हैं कि आप शांति का रास्ता, संवाद का रास्ता अपनाइए और समाधान को आगे खोजिए, तो भारत अपनी कथनी और करनी को एक करके दिखाता है कि हमने चीन के साथ में कई वर्षों तक चला एक संघर्ष की स्थिति कह लीजिए, संवाद जो एक तनाव की स्थिति कह लीजिए, उससे हमने एक रेजोल्यूशन निकाला। और आज की तीसरी बड़ी खबर के लिहाज से अगर बात की जाए उसको भी इससे जोड़ा जाना चाहिए, क्योंकि ईरान के राष्ट्रपति के साथ में प्रधानमंत्री की जो द्विपक्षीय मुलाकात हुई है उसमें भी वेस्ट एशिया में जो संघर्ष बढ़ रहा है, एस्केलेट हो रहा है, उसको लेकर बातचीत हुई है दोनों नेताओं में, ईरान के राष्ट्रपति और भारत के प्रधानमंत्री के बीच में। और ईरान के राष्ट्रपति ने इस बात का जिक्र किया कि जिस प्रकार से एक संघर्ष और तनाव की स्थिति पूरे वेस्ट एशिया में बन गई है, उसमें भारत और प्रधानमंत्री मोदी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं, जो कि शांति और समाधान की ओर आगे बढ़ सकता है। क्योंकि उन्होंने ईरान के राष्ट्रपति ने इस बात का जिक्र किया कि भारत के इस पूरे इलाके में तमाम अच्छे दोस्त हैं और शांति स्थापना के लिए भारत की भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है। तो रूस यूक्रेन संघर्ष में संवाद से शांति स्थापित करना, और खुद भारत चीन के साथ में लंबे संवाद के बाद में अपनी LAC की स्थिति को ठीक करता है। और आज ईरान के राष्ट्रपति इस बात की अपेक्षा और उम्मीद जताते नजर आते हैं कि जब भारत की एक भूमिका हो सकती है वेस्ट एशिया के संघर्ष के को कैसे करके समाधान और शांति को आगे बढ़ाया जाए, तो इसको समझने की जरूरत है। ये सारी चीजें एक तरीके से इंटरकनेक्टेड है। दूसरी चीज में एक मैं और जोड़ना चाहूंगा, वो ये कि आखिर भारत इसको कर सकने में क्यों इस आगे संभव हो पा रहा है। उसका बड़ा कारण ये है कि हमारा नेतृत्व, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में तीसरी बार लगातार दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव जीतकर वो जनता का विश्वास हासिल करके अपनी पॉलिसीज के साथ कंसिस्टेंसी, निरंतरता के साथ में आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं। ये बात दुनिया देख रही है। दूसरी तरफ जिसका चीन में जिक्र कर रहे थे आप लोग तमाम मेहमानों के साथ में, चीन अपनी आंतरिक तमाम चुनौतियों से जूझता नजर आ रहा है और उसने अपने तमाम जो पड़ोसी मुल्क है उनके साथ में किस तरीके से एक रिश्तों में खटास को पैदा किया है, वो भी एक स्थिति दिखाई पड़ती है। तो भारत का विकास का विजन क्या है, दूसरी तरफ चीन विकास में भले ही आगे काफी निकल गया हो लेकिन उसका विजन क्या है, इस प्रकार के अंतर को दुनिया साफ तौर पे देखती है। और शायद इसीलिए भारत का ट्रैक रिकॉर्ड, प्रधानमंत्री मोदी के एक वैश्विक नेता के तौर पे छवि, ये दुनिया के पटल पर भारत की और प्रधानमंत्री मोदी की मजबूत वैश्विक स्थिति को दर्शाता है और ये दिखाता है कि भारत वसुधैव कुटुंबकम की बात सिर्फ कहता नहीं है, G20 में वन अर्थ वन फैमिली की बात सिर्फ कहता नहीं है, बल्कि वो उसको जमीन पे उतारने के लिए मेहनत करता है, काम करता है और उस जो मूल्य है, जिन मूल्यों को वो दुनिया के सामने रखता है, उन मूल्यों को जीकर दिखाता है, उसमें विश्वास रखता है। हालांकि वो अपने राष्ट्रीय हितों से किसी प्रकार का समझौता नहीं करता है, निष्पक्ष या एक विदेश नीति भले ही अपनाता है, लेकिन राष्ट्रीय हित हमारे लिए सर्वोपरि है और उन्हीं राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि रखते हुए अपने लंबे संवाद के बाद में चीन के साथ में एक सहमति बनाई है। हम रूस यूक्रेन संघर्ष में भी शांति की बात करते हैं, तो वेस्ट एशिया में उभरे संघर्ष में भी भारत की भूमिका हो सकती है। ये आज वैश्विक पटल पे चर्चा हो रही है। इसकी बड़ी वजह प्रधानमंत्री मोदी की निरंतरता वाली नीतियां है, निष्पक्ष विदेश नीति है और स्पष्टता के साथ में ये कहना कि साहब आपको संवाद करना पड़ेगा, वहीं से समाधान निकलेगा। ये मादा भी दुनिया के किन्हीं नेताओं में है, उनमें से प्रधानमंत्री मोदी एक है। मुझे लगता है कि इन सारी चीजों में एक जुड़ाव है और ये जुड़ाव दिखाता है कि कैसे बात आगे बढ़ती नजर आएगी। ओके सुरेश जी, जाहिर सी बात है कि भारत का एक ट्रैक रिकॉर्ड है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक ट्रैक रिकॉर्ड है, लेकिन इस सब के बीच जो है इस वक्त अगर हम बात करें जो कुछ कजान में होने वाला है, जो वहाँ बैठक होने वाली है, दुनिया इस वक्त जिस तरह की स्थिति में है, जिस तरह से युद्ध चल रहा है, ऐसे में ब्रिक्स की भूमिका क्या हो सकती है? देखिए, दुनिया में जो युद्ध चल रहे हैं, दो मेन सेगमेंट्स हैं, यूक्रेन है और मिडिल ईस्ट है, उसके बारे में चर्चा होगी। लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ कि इन दोनों ही युद्धों में, इन दोनों ही जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं इस टाइम पर, मेरा अपना जो पर्सनल असेसमेंट है कि ब्रिक्स अगर चाहे भी तो ज़्यादा कुछ कर नहीं सकता है। जहाँ तक रशिया और यूक्रेन का मामला है, मैं जो विदेश मंत्री जयशंकर ने पहले कहा था कि ये एक यूरोपियन प्रॉब्लम है, ये हम उससे अफेक्टेड हैं, लेकिन सलाह दे सकते हैं, लेकिन जो करना है, जो डायरेक्ट पार्टीज हैं उनको करना होगा। ये ख़ास तौर पर जबकि वहाँ पर जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, अमेरिकन वगैरह,
उनका भी काफ़ी बड़ा एक, मैं सहयोग कहना चाहता था लेकिन सहयोग तो नहीं है, ये एक तरह से जो बढ़ावा दिया जा रहा है वो है। मिडिल ईस्ट में भी हालात कुछ ऐसे ही हैं। इजराइल और मिडिल ईस्ट के सिचुएशन वहाँ पर, चाहे वो सऊदी अरेबिया हो, तो मैं अभी तक जो ख़ास तौर पर जब नेतन्याहू साहब का जो एक तरह से इरादा है कि हमास को ख़त्म करके ही वो दम लेंगे, तो अभी मेरे ख्याल समय है। लेकिन ब्रिक्स का एक बहुत बड़ा दूसरा मैं समझता हूँ जो क्षेत्र है जहाँ पर कि काम होना चाहिए, और मैं समझता हूँ कि एक बड़ा योगदान रहेगा। देखिए, अगर आप याद करें जब ब्रिक्स 2009 में बना था, 2009 में जो एक वैश्विक आर्थिक हालात थे, लेमन बैंक के बैंकरप्सी के बाद जो रिसेशन हुआ था, ग्लोबल रिसेशन, उस टाइम पर बाहर आने की कोशिश की जा रही थी। चांगमाई इनिशिएटिव हुआ, ये भी हुआ। जो ब्रिक्स बना था वो एक ऐसा एक ऑर्गेनाइजेशन बना था जो कि डेवलपिंग कंट्रीज को साथ ला करके, या आप कहें तो नॉन वेस्टर्न कंट्रीज को साथ में ला करके जो आर्थिक जो समस्याएं थी उनसे आगे निकलने का समाधान सोचा जा रहा था। ये तो एक तो जो ग्लोबल साउथ की जो ऑर्गेनाइजेशन है आर्थिक मामलों में, ये एक इसका ये बहुत भारी योगदान रहेगा। ख़ास तौर पर अगर आप आजकल के संदर्भ में देखें तो जो डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज़ का एक ही जो हो गया है अब बीच का जो फ्रेगमेंटेशन कहें आप, जो अलगावपना हो गया है, जो दोनों के बीच में एक खटास कंटेस्ट कह लीजिए कि संसाधन के ऊपर हमारा हक है, कौन करेगा, तो उसमें हमने ग्लोबल साउथ की लीडरशिप ली। G20 की जब मीटिंग हुई यहाँ पर, तो हमने ग्लोबल साउथ की मीटिंग करी। तो मेरा ख्याल है ब्रिक्स जो है एक ग्लोबल साउथ को आर्थिक संसाधनों के मामले में ये काफ़ी आगे बढ़ के मदद कर सकता है। ये एक तो चीज़ ये रहेगी जहाँ तक मैं समझता हूँ, और दूसरा ये एक मैंने खुद ही एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया था, नॉन वेस्ट। ये एक सोचा जा रहा है कि ब्रिक्स एक एंटी वेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, ख़ासतौर पर जो इसके सदस्य हैं उनको देखते हुए। तो भारत एक अपनी जो मल्टीलैटरल इमेज है कि हम अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, उसी प्लेटफॉर्म को लेकर के अगर हम ये कह सकें कि हम एंटी वेस्ट नहीं हैं, हम वेस्ट को अपने साथ कैरी करना चाहते हैं, हमारे जो सदस्य हैं वो वेस्टर्न नहीं है, लेकिन हमारा अपना एक सोचने का अलग नज़रिया है, लेकिन हम साथ में मिलकर काम करना चाहते हैं, तो एक बहुत बड़ी दोनों चीज़ें एक हो सकती हैं। खासकर रूस और चीन के कारण जो है किस तरह की चीज़ बनती दिखती है कि भाई लोग ये परसेप्शन ऐसा बनता है। लेकिन अंशु जी, इस बार तो विस्तारित हो चुका है ब्रिक्स, इस बार जो है नए देश होंगे। अब उस नए देशों में अवसर भी बहुत हैं, लेकिन चुनौतियां भी हैं, क्योंकि ज़्यादा देश होंगे तो सहमति बनाने में चुनौतियां, ज़्यादा देश होंगे ज़्यादा उनकी जो है सोच। तो इसको कैसे आप देखते हैं? अशोक जी, जहाँ चुनौतियाँ होंगी वहाँ संभावनाएं होंगी, और जहाँ संभावनाएं होंगी वहाँ चुनौतियाँ भी होंगी। तो फिलहाल एक तो ब्रिक्स के विस्तार के बाद, जिसको हम ब्रिक्स प्लस कह रहे हैं, अब 5 सदस्य देश तो थे ही थे, और ग्लोबल साउथ के महत्वपूर्ण देश हैं ये जो सारे सदस्य देश हैं। इसके अलावा देखिए, ईरान जुड़ा, इथियोपिया जुड़ा, इजिप्ट जुड़ा है, और यूएई जुड़ा है। अपने अपने क्षेत्र के महत्वपूर्ण देश हैं। और फिर यदि हम देखें तो ब्रिक्स को यदि हम एक करके देखें तो आज की तारीख में पूरी जो वैश्विक जीडीपी है उसको 27% का योगदान है। 28 ट्रिलियन यूएसडी का जीडीपी है ब्रिक्स के जो ये सदस्य देश हैं इनका। अच्छा, एक बड़ी बात हम कहते हैं कि ये ना एक एंटी वेस्ट परसेप्शन लेकर के हम देखते हैं ब्रिक्स की ओर। मज़ेदार बात यह है कि जो 5 सदस्य देश हैं, आप चाहे ब्राज़ील को देखिए, भारत को देखिए, रशिया को देखिए, चीन को देखिए, साउथ अफ्रीका को देखिए, ये G20 के भी सदस्य देश हैं। तो ये जो सदस्य देश है, ये मैं मानती हूँ कि निश्चित तौर पर रशिया और चीन की तरफ से ब्रिक्स जो ये स्थापित हुआ, इसके पीछे कहीं ना कहीं प्रयास है कि जो G7, G20 जैसे माइटी वेस्टर्न जो हम प्लेटफॉर्म्स देखते हैं उनको कहीं ना कहीं जवाब देना। पर मैं ये मानती हूँ कि ये तमाम जो ग्लोबल साउथ के देश है, इनका विकास तभी संभव है जब ये वेस्टर्न लॉबी के साथ इंटीग्रेट करके
और ये आपस में फ्रिक्शन ना हो, ये सहयोग करके आगे बढ़े। और इसकी शुरुआत भारत ने G20 के प्लेटफॉर्म से पिछले साल की, जब हमारे पास G20 की प्रेसिडेंसी आई और हमने अफ्रीकन यूनियन को G20 से जोड़कर उसका एक कहीं ना कहीं फ्लेवर ही बदल दिया। अब यदि ब्रिक्स की दृष्टि से देखते हैं तो बहुत सारे इनिशिएटिव्स पीछे कुछ सालों में ब्रिक्स ने चलाए हैं, जैसे ब्रिक्स पे भारत के UPI की तरह है, क्योंकि रशिया बहुत वर्षों से ये चाह रहा है कि जो वैश्विक अर्थव्यवस्था एक डॉलर ने डोमिनेट कर रखी है वो एक बदल के, और जो लोकल करेंसीज हैं ये विकासशील देशों की, इनका भी एक महत्व बढ़े। तो एक ब्रिक्स पे इनिशिएटिव शुरू किया गया है। फिर एक ब्रिक्स का अपना एक रिजर्व बनाया गया है, ताकि यदि किसी सदस्य देश को लिक्विडिटी की कोई समस्या होती है तो फिर उसमें सहायता कर सके। अच्छा, एक न्यू डेवलपमेंट बैंक भी ब्रिक्स लेकर के आया है। तो ये तमाम इनिशिएटिव्स ब्रिक्स ने शुरू किए हैं, और इस दृष्टि से ब्रिक्स के पास बहुत सारी संभावनाएं हैं, क्योंकि ये ग्लोबल साउथ के जो देश हैं इनके पास देखिए, इनके पास नेचुरल रिसोर्सेज हैं, इनके पास स्किल्ड प्रोफेशनल्स हैं, और इनके पास में बहुत बड़ा भूभाग है। तो उस दृष्टि से कई संभावनाओं को देखती हूँ। लेकिन हाँ, जो नए सदस्य जुड़े हैं, जैसे ईरान जुड़ा है, हम सभी जान रहे हैं कि अभी लेवांट रीजन में वहाँ पर जो इजराइल और हमास के बीच संघर्ष चल रहा था, उसमें जो ईरान ने जुड़कर एक पूरे संघर्ष को नया एक रुख, एक नया मोड़ दे दिया है। तो वहाँ कुछ चुनौतियां हमें दिखाई पड़ती हैं। फिर हम देखें कि रशिया यूक्रेन का युद्ध तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है, वो एक अलग समस्या है। हम देखते हैं कि इंडो पैसिफिक में जो इससे जुड़े हुए देश हैं, वो चीन जिस प्रकार की वहाँ हरकतें करता रहता है उसकी वजह से परेशान। तो ये चुनौतियाँ अशोक जी जो हैं, ये मुझे सामरिक स्तर पर अधिक दिखाई पड़ती हैं। और यदि साथ बैठकर ऐसे प्लेटफॉर्म्स पर संवाद किया जाए, जैसे कि कल भारत और चीन संवाद करने वाले हैं, तो मुझे लगता है कि संवाद के माध्यम से चुनौतियों का कुछ समाधान तो निकल ही सकता है। तो चुनौतियां जो हैं वो सुरक्षा से, सामरिक स्वभाव की होने से बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस पर देखिए चर्चा करके क्या आउटकम्स निकलते हैं। और बाकी कुछ ऐसे ग्लोबल ऑब्जेक्टिव्स हैं, चाहे क्लाइमेट चेंज कंटेनमेंट का हो, या फिर फूड सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ हो, या एनर्जी सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ हो, या सस्टेनेबल डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ हो। तो इन तमाम लक्ष्यों को लेकर के ब्रिक्स जो बाकी के मल्टीलेटरल प्लेटफॉर्म्स हैं, उन्हीं की तरह वैश्विक राजनीति को, वैश्विक अर्थव्यवस्था को एक बड़ा योगदान देता चला आ रहा है। तो इस दृष्टि से मैं देखती हूँ कि अपार संभावनाएं हैं। और बीते दिनों जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने बहुत सारे इन देशों की यात्राएं भी की हैं, तो मुझे लगता है कि इस दृष्टि से कुछ बातें हमारे सामने जो कि एक सकारात्मक दिशा में हमें बढ़ती हुई दिखाई दे, वो हो सकता है कि कल सामने आए। लेकिन अतुल जी, सामरिक दृष्टि से चुनौतियां हैं, लेकिन आर्थिक दृष्टि से अवसर हैं। दोनों में बैलेंस बनाना जो है, मुझे लगता है शायद एक इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा इस बैठक में। अतुल जी, आप म्यूट पर हैं, अनम्यूट कर लीजिए प्लीज अपने आप को। नहीं, अनम्यूट तो नहीं। जी जी, ठीक है, आप आ रही है आपकी आवाज। जी जी बोले। तो जहाँ ब्रिक्स की बात है अशोक जी, वो जो इकोनॉमिक आर्थिक स्थिति के ऊपर ज्यादा अभी तक उस पलड़ा भारी है। जो पॉलिटिकल सामरिक इश्यूज के ऊपर ब्रिक्स अपने आप को अप्लाई नहीं कर रहा, वो बाकी प्लेटफॉर्म्स हैं जो कर रहे हैं। तो जहाँ पर जैसे अंशु जी ने कहा कि आर्थिक अगर रूप में हम देखें तो ब्रिक्स की भूमिका जो ग्लोबल साउथ के साथ जो जुड़ने की है, उसमें उसकी जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो ज़्यादा हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें इंस्टीट्यूशनलाइज हो चुकी हैं। जैसे न्यू डेवलपमेंट बैंक बन चुका है जी। अब उससे इन्वेस्टमेंट कहाँ जाएगी, क्योंकि ब्रिक्स प्लस बन चुका है। तो उसमें कई ऐसे देश जुड़े हैं जो आर्थिक रूप से काफ़ी बलवान हैं। जैसे हम UAE की बात कर रहे हैं, और अगर सऊदी अरेबिया उसमें ज्वाइन करता है तो वो आर्थिक रूप से पलड़ा न्यू डेवलपमेंट बैंक का बहुत बड़ा हो सकता है, एक काउंटर कर सकता है। अभी $100 बिलियन की तरफ उसका कैपिटल है, लेकिन अगर ये बढ़ जाता है तो आप देख सकते हैं कि चुनौती देगा IMF, वर्ल्ड बैंक वगैरह को, क्योंकि कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है जो ग्लोबल साउथ में करने हैं। तो मुझे लगता है न्यू डेवलपमेंट बैंक को मजबूती अगर मिलती है इस बैठक के दौरान या इसके बाद में, तो मुझे लगता है वो जियो इकोनॉमिक प्लेटफॉर्म पे गेम चेंजर ब्रिक्स साबित हो सकता है। जहाँ तक बात आई है सामरिक बातों के बारे, जैसे यूक्रेन का युद्ध हो या पैलेस्टाइन और जो इजराइल के बीच में हो रहा है, मुझे लगता है वहाँ पर भारत की भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट है। वो ब्रिक्स के नहीं, मैं भारत की बात कर रहा हूँ इसके ऊपर, क्योंकि जो नई चीज इसमें आई है वो आज की जो मीटिंग हुई है ईरान प्रधानमंत्री का, ये प्रेसिडेंट के साथ जो मोदी है। पहले हम लोग यूक्रेन पे फोकस कर रहे थे,
प्रधानमंत्री गए थे रशिया के बाद जेलेंस्की से मिले वहाँ पर कीव में। लेकिन आज एक नया एलिमेंट, भारत जो पीस मेकर की छवि से आगे बढ़ रहा है, वो आज एक नया एलिमेंट इंट्रोड्यूस हुआ है कि हम वेस्ट एशिया के समाधान के लिए भी उतने ही एक तरह से डिटर्मिन्ड है जैसे हम यूक्रेन की तरफ से। तो भारत का रोल और खास करके प्रधानमंत्री का रोल, मोदी जी का रोल एक पीस मेकर की तरह से आज उसमें एक नया एलिमेंट जुड़ा है कि दोनों जो मेजर कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, एक यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट और जो पैलेस्टाइन इजराइल का कॉन्फ्लिक्ट है जो बढ़ गया है, लेबनान और ईरान उसके अंदर जुड़ गया है, दोनों में अगर समाधान करना है तो भारत की एक भूमिका रहेगी। और यही बात प्रधानमंत्री ने न्यूयॉर्क में भी कही थी। अगर आपको याद होगा, जब न्यूयॉर्क पे स्पीच दी कि दुनिया के कोई भी ऐसा जो चुनौती है, चाहे वो विश्व शांति की चुनौती है, चाहे वो इनोवेशन की है, उन्होंने 5-6 चीजें लिस्ट की थी वहां पर, भारत के बिना में हो नहीं सकता। वो आज हम देख रहे हैं कि वो वॉक द टॉक कर रहे हैं इस वक्त। कि जो कहा है उसको जो है वो सामने एक कॉन्क्रीटाइज कर रहे हैं। तो वो ब्रिक्स के बाहर है, ब्रिक्स की अपनी भूमिका रहेगी, भारत की अपनी रहेगी। भारत रूस जो अपने हमारे जो संबंध है उनको और बढ़ाया गया है। तो एक तरह से मल्टी डायमेंशनल डिप्लोमेसी हमने पिछले चंद घंटों में देखी है और उसमें भारत की सेंट्रलिटी हमें नजर आती है। अब इसमें ईरान के भी जो राष्ट्रपति हैं मसूद पेजेश्कियान के साथ प्रधानमंत्री की पहली बैठक हुई। ईरान के साथ इस वक्त जिसका हम लगातार जिक्र कर रहे हैं, वॉर जैसी सिचुएशन जो ईरान में है, ऐसे में चाबहार पोर्ट का, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, इन सब इश्यूज पर बात हुई। तो इसमें आपको क्या लग रहा है कि भारत और ईरान जो है किस तरह से इसमें आगे बढ़ सकते हैं? क्योंकि इसमें कई चीज़ें जो है जो इस वक्त जो वैश्विक स्तर पर जो सिचुएशन आ गई उसके कारण बहुत सारी चीज़ें जो है स्टैंड स्टिल पे आ गई हैं एकदम। अशोक जी, सबसे इम्पोर्टेंट है कि ये जो इजराइल और ईरान के बीच में एक्चुअली अगर आप देखें उसको सारा को डिस्टिल करें, जो पैलेस्टाइन का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, फाइनली कॉन्फ्रंटेशन आ रही है इजराइल और ईरान के बीच में। तो ये हमारे लिए अच्छा नहीं है। अगर इसका समाधान हो तो जैसे आपने कहा, जैसे कनेक्टिविटी के मेजर स्ट्रैटेजिक प्रोजेक्ट्स हैं। अब चाबहार से जो रूट जा रहा है, चाबहार से रूट अफगानिस्तान जा रहा है, अफगानिस्तान से वेस्ट जा रहा है, फिर सेंट्रल एशिया में और सेंट्रल एशिया में जाके यूरोप तक। तो ये भारत के लिए बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि चाबहार से फिर मुंद्रा पोर्ट जुड़ रहा है एक तरह से। तो ये कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट हमारे लिए बहुत ही एक जियोपॉलिटिकल, जियो इकोनॉमिक दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट। इसलिए भारत को इसके अंदर हमारा सेल्फ इंटरेस्ट है कि इसका समाधान हो। तो इसलिए ये मीटिंग जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रही है जो ईरान के राष्ट्रपति के साथ जो प्राइम मिनिस्टर मोदी के रही है। अगर ये समाधान होता है तो फिर एक दूसरा एनर्जी सिक्योरिटी का एंगल आता है, क्योंकि ईरान जो है बहुत बड़ा प्रोड्यूसर ऑफ ऑयल है। कुछ हमारी रिफाइनरीज हैं, जैसे मैंगलोर की जो हमारी रिफाइनरी है, वो जो स्वीट क्रूड जिसको कहते हैं वो ईरान से आता है या इराक से आता है। उसको रिफाइनरी के लिए हमें यहाँ से चाहिए, लेकिन क्योंकि स्थिति ऐसी हुई है, सैंक्शंस लगी हुई हैं ईरान के ऊपर, तो इसलिए अब वो ट्रैक हमारा चल नहीं रहा। तीसरी बात हम करते हैं तो वो है रूस के साथ जो गैस है, रूस तुर्कमेनिस्तान की एक पाइपलाइन है, अगर हम उसको एक्सटेंड करें चाबहार तक तो हमारे लिए एनर्जी सिक्योरिटी के लिए, गैस के लिए एक तरह से, जिसमें ईरानियन गैस, रशियन गैस मिल के एक मेगा प्रोजेक्ट हमारा बन सकता है, जो भारत की जो एनर्जी सिक्योरिटी है, जिससे ऊर्जा, इलेक्ट्रिसिटी सब कुछ उससे होता है, तो वो ईरान के थ्रू हो रहा है। तो इसलिए हमारे लिए ईरान पिवटल है और इसलिए ये मैं इसको बहुत महत्वपूर्ण मान रहा हूँ। ये जो आज की जो बैठक हुई, इसके पहले अशोक जी आपको याद होगा जो प्रधानमंत्री पहले जो राष्ट्रपति थे राइसी, उनके साथ भी प्राइम मिनिस्टर मोदी की बहुत ही घनिष्ठ एक तरह से बातचीत हुई थी। वो एक तरह से टूट गई क्योंकि जो उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। अब ये दोबारा से ईरान के साथ कड़ी जोड़ रहे हैं, लेकिन हम जो मल्टीपोलर एक्ट कर रहे हैं, हमारे साथ इजराइल के भी बड़े अच्छे रिलेशनशिप हैं। दोनों को बैलेंस करके भारत के इंटरेस्ट को हम कैसे आगे बढ़ाएं, उसकी मुझे लगता है कि आज बातचीत हुई और बहुत दिलचस्प बातचीत रही। यही एक चुनौती है कि इन चीज़ों को बैलेंस करना। सुरेश जी, और खैर भारत के प्रधानमंत्री और भारत का विदेश मंत्रालय इस बैलेंसिंग एक्ट में तो खैर वो पुराने समय से जो है खिलाड़ी रहा है कि कैसे बैलेंस करना है। और ईरान से अब नए सिरे से जो है प्रधानमंत्री ने पहली बार मुलाकात हुई है, नए सिरे से वहाँ के राष्ट्रपति के साथ जो है राब्ता कायम करने की कोशिश चल रही है। जी, उम्मीद है कि बातचीत तो खैर जरूर हुई होगी इसराइल के बारे में और जो मिडिल ईस्ट में हो रहा है, हिजबुल्लाह के बारे में, सीरिया, यमन में जो हो रहा है, बातचीत तो हुई होगी।
उस बातचीत में कितना असर हुआ होगा या उसका कोई आगे बढ़ने की क्या संभावना है, मेरे ख्याल है उसके बारे में कुछ भी कहना इस समय ठीक नहीं होगा। काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसके बारे में कहना बहुत मुश्किल है इस समय पर, ख़ास तौर पर जबकि हम जानते हैं कि इजराइल का जो एजेंडा है वो काफ़ी अलग तरीके से, काफ़ी अलग डायरेक्शन में जा रहा है। उसको अपनी जो सिक्योरिटी है, एक जो पॉलिटिकल सिक्योरिटी है, पॉलिटिकल प्लेसमेंट है रीजन में, उसमें काफ़ी कॉम्प्लेक्स मामले हैं ये। लेकिन इतना मैं ज़रूर कहूँगा कि इस समय ईरान से हमारे को जो मेन एनर्जी सिक्योरिटी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, लेकिन रीजनल कनेक्टिविटी, हमारा जो नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है एक बहुत अहम प्रोजेक्ट है ये, नॉर्थ साउथ इकोनॉमिक कॉरिडोर, और उसके लिए चाबार पोर्ट की जो डेवलपमेंट है, बीच में थोड़ी सी कहीं रुकावट आई थी, लेकिन अभी तक जो भरोसा दिया गया है कि आगे मामला बढ़ेगा ये, तो मेरे ख्याल है हम ईरान से, और इसके अलावा ईरान से प्रोजेक्ट के अलावा जो ट्रेड है कि ट्रेड को आगे कैसे बढ़ाया जाए, इसके बारे में चर्चा आवश्यक रही होगी। जी लेकिन अंशु जी, एक चीज़ जो सुरेश जी की बात से बिल्कुल मैं इस बात को सहमत हूँ कि भाई ऐसी चीज़ों में अटकलबाजी करना जो बड़ा मुश्किल होता है और करना भी नहीं चाहिए, सेंसिटिव इशू है। लेकिन जो विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसमें बताया गया सेंट्रल एशिया, वेस्ट एशिया पे बातचीत हुई है, क्या भारत की तरफ से क्या उस बातचीत में क्या इश्यूज जो रेज किए गए होंगे? देखिए, भारत तो अपनी तरफ से ये तमाम जितनी भी मल्टीलेटरल टॉक्स होती हैं, तो यहाँ पर कुछ सकारात्मक उद्देश्य लेकर के बड़े सकारात्मक तरीके से कोलैबोरेट करने की बातें भारत करता है। और कुछ तो हमको हिंट्स भी मिले हैं कि भारत ने ये तमाम जो युद्ध चल रहे हैं इनके अंत की बात की है। भारत बार बार हमारे माननीय प्रधानमंत्री पुतिन से भी इस बात को कह चुके, सीधे सीधे भी कह चुके, अलग अलग मंचों से भी कह चुके, ज़ेलेंस्की को भी कह चुके, वे इस बात को इजराइल से भी कह रहे हैं, वे इस बात को ईरान से भी कह रहे हैं, और लगातार इस बात को समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि युद्ध से कभी किसी का भला नहीं हुआ है। तो मुझे लगता है कि एक तो ये जो इंफ्रास्ट्रक्चरल कॉरिडोर है और इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट है, दो अलग अलग चीज़ें हैं, इसको लेकर के फिर एक हम एनर्जी सिक्योरिटी की दृष्टि से देखें तो ये बड़ा एक महत्वपूर्ण मुद्दा है जब हम इन क्षेत्रों की ओर जाते हैं, और एक यहाँ पर शांति और सुरक्षा का माहौल रहे। तो इस दृष्टि से मुझे लगता है भारत ने बात की होगी, हालांकि ये हम एक अज्यूम कर रहे हैं, पर जिस तरह के हमें हिंट्स मिले। लेकिन अशोक जी, मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ पर जोड़ना चाहती हूँ कि बीते दिनों हमने देखा कि कैसे जो ये पूरा वेस्ट एशिया में युद्ध का थिएटर इजराइल पैलेस्टीन के बीच जो चल रहा था, मैं उसको हमास कहती हूँ, वो फिर आगे बढ़कर कैसे इसमें ईरान कूदा, हमने देखा सीरिया कूदा, इसमें लेबनान कूदा, और आज की तारीख में हम देख रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे प्रॉक्सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनके माध्यम से ये तमाम देश जो हैं ये एक इजराइल के खिलाफ इन्होंने मोर्चा खोल रखा है, और इजराइल फिर अपनी तरफ से इन सभी के साथ में एक अपरोक्ष रूप से युद्ध में सीधे सीधे भिड़ गया, और ईरान और इजराइल के बीच तो सीधा सीधा थिएटर खुल गया है। तो जब हम ईरान की ओर देखते हैं तो न सिर्फ ये चाबहार पोर्ट की दृष्टि से और भारत और ईरान के बायलेटरल्स की दृष्टि से इस पूरे क्षेत्र में जो ये हम इंफ्रास्ट्रक्चरल कॉरिडोर के निर्माण को देख रहे हैं, और फिर जब हम चाइनीज एंगल को देखते हैं, क्योंकि चाइना ने बहुत बड़ी मात्रा में, चाहे वो सेंट्रल एशिया हो या वेस्ट एशिया हो, निवेश किया हुआ है, और वो अपने एक पुराना जो सिल्क रूट है उसको लेकर के अपना एक कॉरिडोर तो बना ही रहा है, पर उसके पीछे हम लोग डेड डिप्लोमेसी की भी बात करते हैं, वो एक अलग मुद्दा है। तो इस दृष्टि से जब हम देखते हैं तो ये ईरान को समझने की आवश्यकता है कि उसे आतंकवादी संगठनों को बढ़ावा देना है या उसको प्रगतिवाद को या प्रगति को बढ़ावा देना है, तो उसे पाकिस्तान बनना है या उसे इस क्षेत्र में विकास चाहिए। इस दृष्टि से मुझे लगता है कि ईरान को एक निर्णय लेना चाहिए, और ये एक बड़ा महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म है, बड़ा महत्वपूर्ण मंच है जहां पर ईरान इस प्रकार का एक निर्णय ले सकता है, सोच सकता है या भारत से बात कर सकता है। क्योंकि बीते दिनों हमने ईरान के हवाले से भारत के प्रति कुछ दुर्भाग्यपूर्ण टिप्पणियां भी सुनी थी, जिसको लेकर के फिर हमारे जो विदेश मंत्रालय से बहुत कड़ा जवाब भी ईरान को मिला था, और उसके बाद ये कयास लगाए गए थे कि क्या चाबहार पोर्ट को लेकर के कुछ नकारात्मक हमें कुछ मैसेजेस मिल सकते हैं, बट बाय गॉड्स ग्रेस अभी तक तो यह है कि इस दृष्टि से तो दोनों ही सामरिक दृष्टि से हम देखें तो दोनों देश हमें साथ में नजर आ रहे हैं। तो एक ये पूरा जो ये एक अलग अलग डायमेंशंस हैं इस क्षेत्र को लेकर के, तो यहाँ मुझे लगता है कि भारत न सिर्फ जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं उनके अंत की बात
कर रहा है, वो साथ साथ सहयोग की और हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं ऊर्जा सुरक्षा को, मानव सुरक्षा को और ये एक इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट को बढ़ावा देते हुए। मुझे लगता है ये भारत का फोकस है। जिस तरह से आपने कहा कि जो कुछ बयान पिछले दिनों आए थे उसके कंटेक्स्ट में अगर देखते हैं तो ये एक इम्पॉर्टेंट आज की डेवलपमेंट है उस कंटेक्स्ट में भी, क्योंकि ईरान की ओर से इस तरह के बयान आना बड़ा अनएक्सपेक्टेड था जो पिछले कुछ समय में आया। लेकिन आज प्रधानमंत्री ने मुलाकात की है, पहली मुलाकात थी नए राष्ट्रपति के साथ, तो उम्मीद है कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो खुलकर बात हुई है इस संबंध में कि दोनों देशों के जो संबंध हैं वो जिस तरह के थे वो उस तरह के नहीं बल्कि और उससे बेहतर बन सके। लेकिन ये चर्चा तो जारी है, पर हम ये भी आपको हम लगातार दिखाई रहे हैं कजान में क्या कुछ हुआ। आज कजान में आज प्रधानमंत्री जब पहुंचे थे तो भारतीयों ने प्रधानमंत्री का शानदार वहाँ स्वागत किया था। कजान में भारत का जो वाणिज्य दूतावास है, उच्चायोग जल्द वहाँ खुलेगा, इसकी घोषणा प्रधानमंत्री ने जुलाई में की थी जब वो रूस गए थे। उच्चायोग खुलने से रूस और भारत के बीच संबंध और मजबूत होंगे। देखते हैं इसी पर एक रिपोर्ट। ब्रिक्स के 16वें शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कजान पहुंचे। एयरपोर्ट पर भव्य औपचारिक स्वागत हुआ। होटल पहुंचने पर भारतीयों ने जबरदस्त तरीके से अभिनंदन किया। संस्कृत के श्लोक हरे राम हरे कृष्ण, भारत माता की जय, वंदे मातरम। गर्मजोशी से भरा पूरा माहौल और इन सब के बीच भारत रूस के पारस्परिक संबंधों की मजबूत झलक। प्रधानमंत्री मोदी लोगों के बीच बड़े उत्साह के साथ पहुंचे, सभी का अभिनंदन स्वीकार किया। रूस में रहने वाले प्रवासी भारतीयों के लिए एक और उच्चायोग कजान में खुलेगा। द्विपक्षीय मुलाकात के दौरान राष्ट्रपति पुतिन और प्रधानमंत्री मोदी दोनों नेताओं ने उच्चायोग को लेकर खुशी जाहिर की। वहीं भारत रूस के बीच रणनीतिक साझेदारी की प्रगाढ़ता की प्रगति पर संतोष जाहिर किया। मेरे लिए खुशी की बात है कि ब्रिक्स समिट के लिए कजान जैसे खूबसूरत शहर में आने का अवसर मिला है। इस शहर के साथ भारत के गहरे और ऐतिहासिक संबंध रहे हैं। कजान में भारत के नए कॉन्सुलेट के खुलने से ये संबंध और मजबूत होंगे। हम रूस और भारत के बीच जो सहयोग चल रहा है हम वो बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं। हमारी बड़ी परियोजनाएं लगातार विकसित हो रहे हैं और जो आपने कजान में भारत का कौंसल जनरल खोलने का निर्णय लिया, हम इसका स्वागत करते हैं। भारत के कूटनीतिक उपस्थिति से हमारे सहयोग को फायदा मिलेगा। रूस और भारत के बीच द्विपक्षीय संबंध एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में विकसित हुए हैं। रक्षा, अंतरिक्ष, क्रिटिकल तकनीक के आदान प्रदान में भी ये साझेदारी प्रगाढ़ है। वहीं आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण द्विपक्षीय व्यापार को दोनों देश साल 2030 तक $100 बिलियन तक पहुंचाना चाहते हैं। कजान से अरिंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो रिपोर्ट थी और जैसा हम बार बार कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री पहुंचे थे तो वहाँ जिस तरह का स्वागत हुआ था कजान, ऐसा लगा कि कजान में भी एक मिनी इंडिया जो है वो नज़र आया। संस्कृत के श्लोक और भगवान श्री कृष्ण की जो है भजन वहाँ पर हो रहे थे प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए। लेकिन कजान से जैसा हम बार बार आपको बता रहे हैं कि जो सबसे बड़ी खबर आई है वो ये, अब से कुछ देर पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने जिसको लाइव दिखाया था, वो ये कि मंगलवार को ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से इतर प्रधानमंत्री मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच द्विपक्षीय बैठक जो है कल वो होने वाली है। इसकी जानकारी विदेश मंत्रालय की ओर से दी गई है। तो कल ये इंपॉर्टेंट बैठक होनी है जिसको लेकर अब चीज़ें जो है धीरे धीरे इसके बाद जानकारी आ रही है और जानकारी आएगी, हम आपको ज़रूर बताएंगे। लेकिन इसको लेकर क्या कहा भारत के विदेश सचिव ने, जरा सुनिए। There will be a bilateral meeting held between Prime Minister Modi and President Xi Jinping tomorrow, 23rd of October, on the sidelines of the BRICS summit. The exact time and other logistics are being worked out, but the meeting will take place tomorrow. और वक्त एक छोटे से ब्रेक के बाद ये चर्चा जारी रहेगी और जो चीन को लेकर जब डेवलपमेंट हुए हैं, ब्रिक्स में क्या डेवलपमेंट होने हैं, क्या उम्मीद कर सकते हैं भारत के संदर्भ में इस ब्रिक्स की बैठक से, आएंगे उस पर इस छोटे से ब्रेक के बाद। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो
तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। जिंदगी की हर छोटी बड़ी जरूरत के लिए आप जो सपने सजाते हैं, बस उसी उम्मीद को तो हम सहारा लगाते हैं। SIP आपकी सेविंग्स को आपकी खातिर काम पर लगाएगी। आज ही अपनी पहली SIP की शुरुआत करें। अधिक जानकारी के लिए अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें। LIC म्यूचुअल फंड द्वारा निवेशक शिक्षा की एक पहल। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिम के अधीन हैं। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस, लॉक ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। फिर आपका स्वागत है ब्रिक्स में। भारत, इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। बड़ी खबर आ चुकी है और बड़ी खबर जो है वो ये है कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कजान में, जहां ब्रिक्स सम्मेलन हो रहा है, वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ मुलाकात होगी। आज द्विपक्षीय बैठकों का आज भी दौर रहा। आज रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और साथ साथ ईरान के राष्ट्रपति मसूद जो है पेजेश्किन के साथ उनकी मुलाकात हुई है। इन सारी बैठकों का और ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के इस डिटेल को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। सुरेश कुमार गोयल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीनियर डिप्लोमेट है, प्रोफेसर अंशु जोशी स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज से, और अतुल अनेजा जी। अतुल अनेजा जी, कुल मिलाकर भारत की दृष्टि से ये जो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन है, क्या मायने हैं? देखिए अशोक जी, जो G20 की समिट हुई थी नवंबर 2023 में, तो भारत ने एक तरह से अनाउंस किया था कि हम एक ब्रिज का रोल प्ले करेंगे। ब्रिज बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, ब्रिज विद ग्लोबल साउथ। तो ये एक तरह से हमारा डॉक्ट्रिन सामने आ गया था नवंबर 2023। अब इसको आगे कैसे बढ़ाना है? हर एक प्लेटफॉर्म में अलग अलग अपॉर्चुनिटीज आती है। मुझे लगता है कि ब्रिक्स के साथ मिलके भारत जो ग्लोबल साउथ के साथ अपने आप को जोड़ना चाहता है, उसमें इसमें एक तरह से बहुत बड़ा पोटेंशियल है। सबसे बड़ा मुझे वही लगता है, क्योंकि बाकी चीज़ें अलग हैं। अंशु जी ने इससे बात की, जो ग्लोबल इश्यूज हैं, क्लाइमेट चेंज, एनवायरनमेंट, ये सारी चीज़ें जो हैं ये कॉमन एक तरह से ग्लोबल एजेंडा में भी ब्रिक्स के साथ जुड़ती है। लेकिन सबसे बड़ी बात मुझे लगती है कि ब्रिक्स, खास करके न्यू डेवलपमेंट बैंक के थ्रू हम ग्लोबल साउथ में और प्रवेश कर सकते हैं और इमर्जिंग इकोनॉमीज के साथ प्रवेश कर सकते हैं। क्योंकि बात हमारी हो रही थी कि क्या हम एंटी वेस्ट हैं? मैं कहता हूं कि हम एंटी वेस्ट नहीं है, लेकिन हम पोस्ट वेस्ट हैं। क्योंकि ये एक नया दौर आ रहा है जिसमें वेस्ट एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है मल्टीपोलर वर्ल्ड का, लेकिन ये वो स्थिति नहीं है जब रूस कोलैप्स कर गया था 1991 में और यूनिपोलर वर्ल्ड बन गई थी। ये पोस्ट वेस्ट वर्ल्ड है जिसमें कई पोल्स हैं, जिसमें अपनी अपनी क्षमता और ताकत है। तो इस तरह से पोस्ट वेस्ट सेंचुरी या पोस्ट कोविड वर्ल्ड को जिसको कहते हैं, उसमें हम प्रवेश कर चुके हैं। अब इसके अंदर हम अगर ब्रिक्स कंट्रीज देखें, ब्रिक्स प्लस को देखें, ये इसमें इतनी फायर पावर है कि ये ग्लोबल साउथ को जो है बेल आउट कर सके। और इसमें भारत की कंपनियां हैं, चीन की होगी, रशिया की होगी, ब्राजील की होगी, इन सब में क्षमता है कि ग्लोबल साउथ का नया इंजन बने। मुझे लगता है कि भारत के दृष्टिकोण से ये आर्थिक जो इकोनॉमिक एलिमेंट है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सिक्योरिटी एलिमेंट नहीं आता ब्रिक्स के अंदर, वो हमारे बायलैटरल इश्यूज हैं या और प्लेटफॉर्म्स हैं जिसके थ्रू आता है। तो मुझे लगता है कि यही हमारा एक सबसे बड़ा टेक अवे होगा। आपने बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट वेस्ट बढ़ रही है अशोक जी, एक बात और कि अब हमें टाइम आ गया है कि एक ब्रिक्स सेक्रेटेरिएट की बात भी करें, क्योंकि इतने बड़े वो एक तरह से, ताकि कॉन्स्टेंटली इंटरेक्शन रहे, कहीं तो एक इंस्टीट्यूशन हो जो सबको जोड़ती रहे, क्योंकि ये ना हो कि एक समिट हो और उसके बाद कुछ ना हो। मल्टी लेयर्ड हमें करने की जरूरत है। इसमें जैसे एक और बात है जो सिविलाइजेशन और कल्चरल बातें, ये बहुत जरूरी नहीं कि ब्रिक्स इसमें भी जुड़े। उसके लिए आपको इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर्स क्रिएट करने पड़ेंगे जो अभी नहीं है। मुझे लगता है ये सब चीजें अभी आगे हमारा चैलेंज, और भारत का इसमें एक खास इंटरेस्ट है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट आप बात कर रहे हैं। एक स्ट्रक्चरल जो है इंफ्रास्ट्रक्चर हो, और साथ साथ जो है पोस्ट वेस्ट की बात कर रहे हैं सुरेश जी, कि उसमें भारत की मैं छोटी सी चीज़ कहूँगा। देखिए, इतनी सारी मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, SCO था, G20 था, ब्रिक्स है, और मैं ये कहूँगा कि अगर हम देखें
आजकल जितनी भी और ज़्यादातर मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशंस, यूनाइटेड नेशंस को मिला करके मैं कहूँगा ये प्लेटफॉर्म बन जाते हैं अपने जो नेशनल एजेंडास को आगे प्रमोट करने के लिए। हर एक कंट्री का अपना नेशनल एजेंडा होता है, चाइना का होता है, और चाइना ने SCO को भी यूज़ किया अपने नेशनल एजेंडा के लिए। चाइना यूज़ करता है यूनाइटेड नेशंस को अपने एजेंडा के लिए। WHO का मैं नाम लेना नहीं चाहता था, लेकिन जाहिर है मेरा ख्याल है ब्रिक्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें अगर इंडिया अपनी ग्लोबल साउथ की लीडरशिप और उसकी पार्टनरशिप को लेकर के अगर आगे बढ़े तो ब्रिक्स भारत के लिए, जो भारत का अपना इंटरनेशनल मल्टीलेटरल एजेंडा है, उसको आगे बढ़ाने में काफ़ी हद तक कामयाब हो सकता है। जी, इम्पोर्टेंट बात आपने कही है बहुत। ये अंशु जी कितना सहमत हैं आप इससे? बिल्कुल सहमत हूँ। और ब्रिक्स के हम यदि इस बार के शिखर सम्मेलन की थीम को देखें तो न्याय संगत वैश्विक विकास और सुरक्षा हेतु बहुपक्षवाद को सुदृढ़ करना। तो आर्थिक प्रगति आ गई और आर्थिक सहयोग आ गया, इसके साथ साथ सुरक्षा से जुड़े हुए मुद्दे भी आ गए। तो एक कॉम्प्रिहेंसिव थीम है। भारत एक प्रणेता की भूमिका इन दोनों ही क्षेत्रों में हम देखते हैं कि वैश्विक राजनीति में निभा रहा है। इस बहुध्रुवीय दुनिया में हम देख रहे हैं कि किस तरह से भारत निरंतर सहयोग करने की बात कर रहा है। और हम जो ये लॉबीज की बात करते हैं अशोक जी, मुझे तो अब एक और नई चीज होती हुई दिखाई पड़ती है कि हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री हैं वो अब इस बात को कह रहे हैं कि जो लॉबी सिस्टम है इसी को समाप्त किया जाए। ये लॉबीज हो ही क्यों दुनिया में? ये इस प्रकार की दो अलग अलग दुनिया रहे ही क्यों? तो एक ब्रिज की क्या आवश्यकता है जब ये दुनिया ही एक हो जाए? तो आपस में एक दूसरे की जो शक्तियां हैं उनका उपयोग करते हुए, कमियों को दूर करते हुए, आपसी सहयोग के साथ हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं, कैसे बहुपक्षवाद को सुदृढ़ कर सकते हैं और वैश्विक सुरक्षा को, वैश्विक भलाई को हम सुनिश्चित कर सकते हैं। मेरे ख्याल से इसकी बात भारत कर रहा है और ब्रिक्स एक इसके लिए महत्वपूर्ण मंच है, क्योंकि ग्लोबल साउथ का एक बहुत महत्वपूर्ण चेहरा है ये संगठन जब मैं देखती हूँ। और जियो स्ट्रेटेजिक दृष्टि से तो महत्वपूर्ण है ही, जियो पॉलिटिकल दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है और ग्लोबल साउथ के ही नहीं, दुनिया के आर्थिक विकास की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें मैं ब्रिक्स पे का जो एक योगदान है और इसको आगे बढ़ाने की जो बात है, मुझे लगता है ये भी की जाएगी, क्योंकि ये तमाम जो देश हैं ये इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं, तो अपनी अपनी करेंसीज को मजबूत करना चाहते हैं। तो ब्रिक्स पे बिल्कुल भारत के UPI की तरह है या यूरोप के स्विफ्ट की तरह है और इसके माध्यम से जो है लोकल करेंसीज में ट्रेड बहुत लचीले तरीके से किया जा सकता है। तो मुझे लगता है इसको लेकर के ब्रिक्स के मन से ही तमाम जो सदस्य देश हैं, हो सकता है इसको लेकर कुछ बड़ी बात मैं इससे पहले हम समय कम है लेकिन जल्दी से, रूस के राष्ट्रपति जो हम लगातार बता रहे हैं व्लादिमीर पुतिन ने कजान में ब्रिक्स नेताओं के लिए रात्रि भोज का जो आयोजन किया था, प्रधानमंत्री का वहाँ स्वागत किया था। ये रात्रि भोज के जो दृश्य हैं वो भी आ गए हैं हमारे पास, जो वहाँ पर संगीत भी है, भोजन भी है। तो इस तरह से एक जो डिनर डिप्लोमेसी जिसको कहते हैं, पोजीशन देखिए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, उनकी एक तरफ जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, दूसरी तरफ जो है शी जिनपिंग है। तो एक इम्पॉर्टेंट ये भी एक जो है दृश्य जो है दिख रहा है इस वक्त हमारे सामने, और संगीत के साथ भोजन का आनंद लेते हुए। सुरेश जी, समय बिल्कुल नहीं, एक छोटा सा सवाल आपसे जरूर पूछूंगा रूस और भारत के संबंधों में, क्योंकि 10 साल में 7 बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस गए हैं और बीच में एक ऐसा भी दौर आया था जब NDA की सरकार आने के बाद कि लोग ये अटकलबाजी कर रहे थे कि भारत का झुकाव अमेरिका की तरफ ज़्यादा है, रूस को हम इग्नोर कर रहे हैं रूस के साथ। लेकिन वो चीज़ें पुरानी बात पड़ गई और रूस के साथ अब, और ऐसे दौर में जबकि अब अमेरिका में इस वक्त चुनाव होने, अमेरिका और कनाडा में जिस तरह से जो है आतंकवादियों को लेकर, पन्नू जैसे आतंकवादी को लेकर, निज्जर जैसे आतंकवादी को लेकर कनाडा और जो अमेरिका की जो भूमिका है, ऐसे में
रूस के साथ भारत के संबंध टेस्टेड, ऑल टाइम टेस्टेड? देखिए, आजकल के संदर्भ में अगर हम ये कहें कि भारत का झुकाव यूएसए की तरफ है या रशिया की तरफ है या यूके की तरफ है या फ्रांस की तरफ है, तो मेरे ख्याल है ये एक बहुत बेमानी सी बात हो जाती है। रशिया से हमारे संबंध हिस्टोरिकल रहे हैं, अमेरिका से हमारे संबंध कैनेडी के टाइम से रहे हैं, बीच में खराबी आई थी, अब दोबारा से अच्छे बन रहे हैं ये। तो ये जो ऊंचाई नीचाई का दौर चलता रहता है, मेरे ख्याल है अभी मैं खाली यही कहूँगा कि हमारे संबंध रशिया से हिस्टोरिकल है, मजबूत हैं और आगे मजबूत रहेंगे ये। और साथ ही साथ मेरे को आशा पूरी ये है, हाँ, इसमें आपने जो कहा था एक चीज़ मैं जरूर कहना चाहूँगा, ये जो आज चीन से समझौता हुआ है तो उसके बाद काफ़ी अटकलें लग रही थी कि हमारे ऊपर से जो एक अमेरिकन प्रेशर था कि हम चीन को बैलेंस करने के लिए बन रहे, वो कम हो जाएगा। मेरे ख्याल है उस दृष्टि से नहीं देखा जाएगा, संबंध दोनों से ही अच्छे होने चाहिए। बिल्कुल, संबंध दोनों से, और भारत की यही विदेश नीति है, भारत की सबके साथ संबंध अच्छे होने चाहिए। हम सबके साथ हैं और किसी के खिलाफ नहीं है, ये भारत की विदेश नीति का मूल मंत्र है और इसकी सफलता भी दिख रही है। पर समय इतना ही है, बहुत बहुत शुक्रिया अतुल जी, सुरेश जी और अंशु जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। और हम आपको लगातार अपडेट देते रहेंगे इस ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को लेकर के। और कल जो इम्पोर्टेंट मीटिंग होनी है चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, उसके बारे में भी सबसे पहले सबसे सही जानकारी आपको डीडी न्यूज़ पर मिलेगी। फिलहाल खबरों का सिलसिला जारी है, लेकिन हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।